बहुत वुमेन मेरे पास ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि बच्चा होने के बाद हमने कभी फिजिकल इंटीमेसी की ही नहीं बिकॉज माई हस्बैंड डजंट लाइक माई बॉडी। इन योर एक्सपीरियंस हु हैव यू सीन द मोस्ट चीटिंग? औरत ज्यादा करती है या फिर मर्द ज्यादा करते हैं? चीटिंग ज्यादा आदमी करते हैं, औरत रिस्क टेकर नहीं होती है। मेरे पास तो ऐसी भी क्लाइंट है जहाँ पे वुमेन बोलती है कि ठीक है तुम बाहर चले जाओ अगर मेरे से नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस मैरिज को छोड़ दूंगी तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इंडिया में मोस्ट पीपल आर इन अ सेक्सलेस मैरिज। यस, हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप? 60% फिजिकल इंटीमेसी चाहिए होती है एक रिलेशनशिप के लिए। आपका फिजिकली रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, रोमांस भी है, हंसी भी है, उसमें यू आर टॉकिंग एंडलेसली, उस रिलेशनशिप को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। 3 pointers what a person can do when he or she is experiencing anxiety. रामबाण बता दूं मैं आपको, आपकी जो मेडिसिन है वो भी छूट सकती हैं। सबसे पहले आपको Why do you think people cheat? ऐसा क्यों करते हैं लोग? ओके सी चीटिंग कभी इंटेंशनल नहीं होती कि मैं चीटिंग करके देखता हूँ अगर कोई रिलेशनशिप में है तो मुझे ऐसा लगता है दे डोंट डू एक्सपेरिमेंट, इट जस्ट हैपेंड, राइट? और मे बी द पर्सन इज हैबिचुअल फ्रॉम द लास्ट many years, right? They are habitual or they are not intentionally doing it, Okay. right? दो ही पैटर्न पे चीटिंग होती है। तो फर्स्ट इज चीटिंग तो बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इज द मेजर रीजन ऑफ द चीटिंग, and second is your phone is just in your pocket and if you are feeling vulnerable in your relationship you just start talking to someone who is in your inbox, in your Instagram or in your Facebook and you start talking to them और आपको अच्छा लगता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फील होता है और एक किक मिलती है आपको और आपको लिसनिंग मिल रही होती है, तो वहाँ चीटिंग शुरू होती है, राइट? वुमेन का चीटिंग ज़्यादातर इमोशनल चीटिंग से शुरू होता है कि मुझे वहाँ पे वो सुन रहा है, मेरी बात में हाँ कह रहा है और मुझे स्पेस दे रहा है, राइट? कि मेरे को कोई बताने वाला है कि हाँ तुम दुखी हो, है ना? वो शोल्डर टू क्राई वाला। और मेन ज़्यादातर अट्रैक्शन से चीटिंग करते हैं कि ओ शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ गुड, शी हैज़ गुड फिगर, शी हैज़ गुड फेस। तो आदमी का फिजिकल अट्रैक्शन से चीटिंग शुरू होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। Okay. तो चीटिंग इज़ अ मेजर इशू नाउअडेज। एंड ये लास्ट मैंने जो देखा है, मैंने जो ट्रेंड देखा है लास्ट 1 साल 2 साल में ज़्यादा होना शुरू हुआ है। वाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? Cheating? हाँ, No, it's not like that. it's Maybe not like you're that? not aware, right? Cheating is happening from ages. ऐसा नहीं है। जब इंटरनेट नहीं था तो भी चीटिंग होती थी, तब हिडन चीटिंग होती थी। आज लोग जल्दी पकड़े जाते हैं। अच्छा, आज पकड़े जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। चीटिंग तो हमेशा से हो ही रही है। वो बोलते हैं ना कि मैन आर पॉलीगेमिस्ट, राइट? यू नो दैट? ठीक है। मैन नहीं, बहुत मेरे को सारे नहीं रिलेशनशिप रखते हैं और Okay. क्योंकि उसका रीज़न है, आदमी जो है पहले बाहर काम करने जाता था या फॉर वॉरियर्स होते थे ज़्यादातर आदमी, तो बाहर जाते थे, राइट? तो उस फेज में वो किसी और औरत के साथ रिलेशनशिप बनाते थे, तो वहाँ से अभी भी इनग्रेन्ड है वो उनके ब्रेन में कि वी कैन डू दैट, राइट? दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फियर ऑफ डूइंग इट। Okay. वो बहुत फियरलेस होके करते हैं और इसलिए औरतें उन्हें माफ़ भी करती हैं। इसलिए ये भी सोशल कंडीशनिंग है कि कोई बात नहीं, मतलब अगर लड़की अपनी माँ को जाके कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने या बॉयफ्रेंड ने चीटिंग कर दिया है, तो माँ कहेगी कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो मेरे टाइम पे भी हुआ था, या तेरे दादा ने भी ऐसा किया था, तेरे नाना ने भी ऐसा किया था। बहुत जनरलाइज कर दिया गया है औरतों ने इसको, राइट? तो चीटिंग तो बहुत सालों से होती आ रही है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल लड़के जल्दी पकड़े जाने लगे, ये नया कॉन्सेप्ट है। एंड व्हाट डू यू एडवाइस टू अ कपल हु इज कमिंग टू यू कि लेट्स से जैसे ये आपने बताया कि एक औरत है, उसने उसके हस्बैंड ने उस पर चीट करा और वो आपके पास आए कि ऐसे हुआ है, व्हाट डू यू एडवाइस देम? हाउ वुड यू नो नेविगेट दैट सिचुएशन? सो जब लोग कपल थेरेपी के लिए आते हैं ना, तो हम उनको बताते हैं कि कपल थेरेपी डजंट मीन कि आप दोनों कपल बैठेंगे और आपकी थेरेपी होगी। Okay. कपल थेरेपी आने के बाद भी हम उनको इंडिविजुअल थेरेपीज देते हैं। Oh, that was my idea through movies कि कपल थेरेपी ऐसी होता होगा कि एक थेरेपिस्ट बैठी है और एक तो कपल मूवी बैठा तो हुआ है। वैसे भी 3 घंटे में पूरी जिंदगी दिखा देती है। कपल थेरेपीज के लिए पहले आपको इंडिविजुअली अपने आप पे काम करना पड़ता है। Okay. हम दोनों को बुलाते हैं, दोनों की केस हिस्ट्री लेते हैं, दोनों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट होता है जिसमें पर्सनालिटी, इमोशन, बिहेवियर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर इश्यूज, इनकी इंटेंसिटी देखी जाती है। देन वी स्टार्ट इंडिविजुअल थेरेपी। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में ये ऐसा कर क्यों रहा है, राइट? इसकी नीड्स क्या हैं, या दूसरा आदमी है उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनका कंपैटिबिलिटी लेवल क्या है बीइंग इन द मैरिज। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने
पार्टनर से खुश नहीं है पर मैरिज के कॉन्सेप्ट से खुश है। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं कि वो मैरिज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते बट स्पाउस को देख के उन्होंने मैरिज कर लिया है। तो रिलेशनशिप को चेक करने के लिए कपल थेरेपी के लिए कपल थेरेपी तो लास्ट में जाके होती है। आप 7-8 घंटे की बाद में थेरेपीज देते हो जब कपल दोनों आके अपने इश्यूज पे काम कर लेते हैं। पहले इंडिविजुअल थेरेपीज के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू, उसके बाद वो लोग जाके कपल थेरेपीज में बैठते हैं। देन दे डू टॉक व्हाट कैन बी डन नाउ, राइट, फॉरगिव, फॉरगेट, कैसे किया एक दूसरे को उस थेरेपीज की ड्यूरेशन में, कैसे एक दूसरे को नेविगेट किया, एक दूसरे के इमोशंस को कैसे उन्होंने टास्क किया जो उनके थेरेपिस्ट ने दिया है। दिस इज द पैटर्न ऑफ कपल थेरेपीज। वुड यू एवर जस्टिफाइज एनीवन्स चीटिंग? मतलब किसी के पार्टनर ने उस पर चीट कर दिया, वुड यू रेकमेंड देम टू बी इन अ रिलेशनशिप उसके बाद या फिर नहीं? How would you आप कह रहे हैं navigate? कि चीटिंग के बाद आदमी को मौका मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, आई डू बिलीव दैट कि चीटिंग के बाद मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगेन मैंने बोला ना कि ये पैटर्न हो सकता है उसका लाइफ टाइम, जब उसको पता ही नहीं लगा कि वो हर बार ही चीटिंग करके रिलेशनशिप से निकला है। और अब की बार अगर वो थेरेपीज के पास आ रहा है, थेरेपिस्ट के पास आ रहा है कि मुझे थेरेपी चाहिए और मुझे ये नहीं करना है, और अगर उसको ये देखना कि ये तो एकदम से इंटेंशनल नहीं था, ये जस्ट हो गया है मेरे से, राइट, फिजिकल चीटिंग हो गई है, इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं था इसमें, इट जस्ट सो हैपेंड आई वाज ड्रंक और आई वाज ऑन, आई डोंट नो, मतलब पीपल विल ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्टेटमेंट, बट आई डू से टू माय क्लाइंट्स, गिव अनदर चांस टू द partner. It is not an unhealthy practice, it's a healthy practice, but the person who has cheated on you, he has to confront कि हाँ भाई मेरे से चीटिंग हो गई है और मैं अब आगे से जिंदगी में ऐसा नहीं करने वाला हूँ, और आई वॉन्ट टू वर्क ऑन इट एंड आई वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो डिसऑर्डर में चेंज हो गया है ना। प्रैक्टिशनर चीटर था वो पहले, अब वो आपसे बात करके काम करना चाहता है, तो और उसने देखा है अपने आसपास अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को कि चीटिंग की जा सकती है, अब वो अवेयर है, अनकॉन्शियस नहीं है, वो कॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस की गई मिस्टेक्स जो है ना, वो मिस्टेक्स में काउंट नहीं होती हैं ज्यादातर। कॉन्शियस की गई मिस्टेक कि मैं जानबूझ के अपनी फ्रेंड की वाइफ के साथ रिलेशनशिप बना लिया, या उसकी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप बना लिया, या उसके कलीग्स के साथ रिलेशनशिप बना लिया, तो वो कॉन्शियस डिसीजन है। मतलब आप कॉन्शियस हो उस टाइम पे कि आप चीट करने जा रहे हो, तो यू आर अ प्लानर फॉर दैट, राइट? ठीक है। एंड इन योर एक्सपीरियंस हु हैव यू सीन द मोस्ट चीटिंग? औरत ज़्यादा करती हैं या फिर मर्द ज़्यादा करते हैं? हाँ, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो, मेरे तो ज़्यादातर थेरेपी के लिए भी लोग ही आते हैं, मतलब मैन आर मोर और माई क्लाइंट्स, एंड चीटिंग ज़्यादा आदमी करते हैं। Oh shit. हाँ, नहीं इसमें ये अगेन वही ना, मैं कह रही हूँ इम्बाइब्ड है उनके ब्रेन में, राइट? ठीक है। उन्होंने देखा है कि आदमी थे, उनकी 2-2 शादियां हो जाती थी, राजा थे, इतनी शादियां हो जाती थी, वो उनका पैटर्न अभी शायद टूटा ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपने देखा है जब ज्यादा अमीर हो जाता है ना इंसान, एप्स्टीन फाइल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, तो बिल्कुल। ज्यादातर रिच लोग जो हैं, जब रिच हो जाते हैं या जो ज्यादा रिच होते हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं। ये बड़े दुख की बात है वैसे, राइट? और जब औरत के पास पैसा आ जाता है ना, उसको ज्यादा आदमी की जरूरत रहती नहीं है। ये सच है बिल्कुल, मतलब प्रैक्टिकलिटी है कि उसको चाहिए ही नहीं आदमी, राइट? उसको प्रोवाइडेशन के लिए चाहिए था, वो खुद ही प्रोवाइड कर रही है, खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, खुद ही अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रही है। तो जो है ना, आदमी ज़्यादा चीटिंग करता है। किसी भी आप न्यूज़ चैनल्स पे देख लीजिए, पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, NGOs के ऑनर्स को देख लीजिए, किसी को भी आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर न्यूज़ेस जो है ना मैन की आते हैं। वो मैन की तो बहुत रेयर केसेस हैं। बाबाओं की देख लीजिए, उनमें भी ज़्यादातर मैन ही हैं। तो किसी भी सेगमेंट में आप जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, ज़्यादातर चीटिंग जो है ना आदमी करता है, औरत कम चीटिंग करती है। उसका व्यवहार ही नहीं है चीटिंग करने का औरत का ना। ओके, आपने बात करी थी अबाउट इमोशनल चीटिंग एंड फिजिकल चीटिंग, उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए, जब आपकी इमोशनल चीटिंग होती है ना, तो इट्स वेरी टफ टू लीव दैट पार्टनर। आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, आप हर रोज उससे पूछ रहे हो क्या खाया, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट? यू नो डे टू डे लाइफ ऑफ दैट पर्सन। फिजिकल चीटिंग आपकी ब्रोथल में जाके होती है ज़्यादातर, या फिर आपने अपने कलीग के साथ गए और कहीं पे आपने क्या कहते हैं रूम लिया और वहाँ पे आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए गए, वहाँ रिलेशनशिप बनाए और उसके बाद आपने कभी उसके बारे में बात ही नहीं की, है ना? और वुमेन है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल चीटिंग में बिलीव करती है। वुमेन की चीटिंग ऑलवेज इमोशनल चीटिंग होती है पहली स्टार्टिंग में, बाद में वो फिजिकल जाएगी।
ओके राइट क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस होती है वो आदमी जो ना रिस्क टेकर होता है इसलिए ज़्यादातर बिजनेस आदमी करते हैं औरत रिस्क टेकर नहीं होती है अगर औरत जा रही है ना रिलेशनशिप में तो वो पहले अपने डू और डोंट्स देखेगी कि मैं इसमें जाऊंगी तो क्या होगा और जब वो जाएगी इमोशनल चीटिंग के करके फिजिकल चीटिंग में जाएगी तो वो शायद रिलेशनशिप से ही निकल जाए आदमी वापस आता रहेगा रिलेशनशिप में दोबारा आएगा रिलेशनशिप में क्योंकि वो फिजिकल चीटिंग के लिए गया था वो उसको इंस्टेंट बस एक किक हुआ और वो चला गया और वापस आ गया राइट ठीक है एंड अगर आप मेरे को एक डेफिनेशन दो ऑफ अ परफेक्ट रिलेशनशिप व्हाट वुड दैट बी परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा होता है परफेक्ट रिलेशनशिप कैसा होता है तो परफेक्ट रिलेशनशिप इंस्टाग्राम के रील जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है कैसा होता है फिर कंसिस्टेंट होता है Okay. इमोशनल मैच्योरिटी के साथ होता है राइट और स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर राइट और उसमें गुस्सा भी होता है उसमें प्यार भी होता है और शो ऑफ नहीं होता है राइट किसी को दिखाने के लिए आप रिलेशनशिप को प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हो राइट या जो परफेक्ट रिलेशनशिप की परिभाषा देखी जाए तो लंबे समय तक एक दूसरे को माफ़ करना राइट और एकदम से कोई भी ऐसी चीज़ के लिए ना सोचना कि ये मुझे दिलवाएगा या वो कंडीशनिंग ना हो मतलब किसी रिलेशनशिप में वो उसमें लव होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कमिटमेंट होना चाहिए डीप कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड गुड रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप क्योंकि मैंने जितना देखा है ना लाइक ग्रोइंग अप ऑल्सो मैंने भी माई मॉम डैड रिलेशनशिप वॉज नॉट दैट गुड आई थिंक दी ओनली एंड आई अप्रिशिएट दैट यू आर एक्नॉलेजिंग इट क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स they do not have good relationship because they never talk about their vulnerabilities. Exactly, मैं वही कह रहा हूँ कि I think the only thing that I saw growing up was fighting and a little bit of alcoholism. But मेरे को ये लगता है कि यार those things were could have been avoided if conversations were there. If you know you could just share कि ये मेरे साथ फील हो रहा है या फिर मेरे को ये करना है या फिर मैं ऐसे फील कर रहा हूँ और दूसरा बंदा समझ ले मतलब इज इट दैट कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन करना कॉन्वर्सेशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड मुझे नहीं लगता आपको नहीं लगता क्योंकि आपने शायद इस पे वर्क किया है लोग कम्युनिकेट करना ही नहीं जानते हैं हाँ. और कॉन्फ्लिक्ट को अंडरलाइन करके रखते हैं मैंने अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत देखा है ओके माई फादर इज 87 माई मदर इज अबाउट टू 80 एंड आई नेवर सॉ फाइटिंग देम नेवर एवर आज भी वो एक ही साथ खाते हैं एक ही साथ रहते हैं एंड दे आर वेरी गुड कपल पर साइकोलॉजिस्ट कई बार कहते हैं कि नहीं आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप खराब है तो एक अच्छा रिलेशनशिप आप क्रिएट नहीं कर सकते आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अगर 100% अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब नहीं हो सकता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम पैटर्न्स और रिलेशनशिप कहीं और से भी सीखते हैं एनवायरमेंटल लर्निंग कहाँ हुई है स्कूलिंग कहाँ हुई है हमारे किस तरह के फ्रेंड्स हैं एक्सटेंडेड फैमिली किस तरह से काम कर रहे हैं ये भी सब हमारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है तो आपने जो बोला ना कि बात हो सकती थी पर उनको तो बात ही नहीं करनी आती थी ना आपके पेरेंट्स को अगर वो बात करके बात करने के लिए बैठते तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो ना रिजॉल्व किए जा सकते थे वो रिजेंटमेंट जो आपकी मदर में पल रहा होगा हर रोज की वो आज भी आएंगे ड्रिंक करके आएंगे एंड इट टेक्स लॉट ऑफ यू नो स्ट्रेंथ टू लीव ए रिलेशनशिप इट इज नॉट ईजी तो मे बी it was not easy for your mother or father to leave the relationship even. Yeah, so again when we talk about it now, so my father is no more, he expired in 22 only. I'm sorry. So when I talk to my mom and I ask her कि यार why did you not leave him? So she's always like कि यार अगर मैं छोड़ देती तो फिर कौन ही ध्यान रखता. So do you think that thinking is correct? See, ये बिल्कुल सच है कि we became habitual of trauma as well. We became habitual of love. और we became habitual of a person. Okay. आपको लगेगा कि आदमी इसके साथ रह ही क्यों रहा है राइट पर उस आदमी की दूसरे आदमी को इतनी हैबिट होगी कि वो उसके बिना रह भी नहीं सकता है. ट्रॉमा बॉन्डिंग इसी को बोलते हैं. हाँ ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल बहुत इंस्टाग्राम नहीं आजकल नहीं है बहुत लंबे समय से इंस्टाग्राम पे. हाँ ट्रॉमा बॉन्डिंग जो है ना वो तो है रिलेशनशिप क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रॉमा बॉन्डिंग वाले लोग अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते. पहली बात तो ये जानना जरूरी है. ट्रॉमा बॉन्डिंग के बाद भी हम एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं पर ट्रॉमा में आप एक दूसरे को हील नहीं कर सकते. बट आइसोलेशन भी एक वो नहीं है सोल्यूशन नहीं है कि आप आइसोलेट हो जाओ क्योंकि आप लोगों को ट्रॉमा है. यू नीड टू वर्क ऑन दैट है ना. जो भी आपका
एंगर है, रिजेंटमेंट है, गिल्ट है, शेम है, उस पर आप कितना काम कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में रहते रहते, या आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ले रहे हैं या नहीं रहे। हमारे इंडिया में क्या है ना, लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं, है ना, वहाँ पे जाते हैं, जैसे पंचायत कर लेंगे, चाचा को बुला लो, मामा को बुला लो, उनके खुद के ट्रॉमा कितने हैं, हाँ, और उनके ट्रॉमा कितने हैं, वो खुद ही अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, पर दूसरों के रिलेशनशिप सुधारने के लिए आ रहे हैं। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम इन इंडियन सेटिंग्स जो मैरिजेस में है। ठीक है, अभी भी आपको लगता है कि थेरेपी को उतना दर्जा नहीं दिया जाता जो इंडियन समाज में देना चाहिए? देखो मेरे पास तो क्लाइंटेज बहुत है, नहीं, मैं तो गुड़गांव जनरल बात कर रहा हूं, मैं गुड़गांव की बात करूँ तो पीपल आर अवेयर, दिल्ली की बात करूँ तो पीपल आर अवेयर, बट हाँ इंडिया में अभी भी अगर बोला जाए तो थेरेपीज के लिए सैनिटाइज नहीं है इंडिया, अभी भी किया गया है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जाता है कि मेंटल हेल्थ पे काम किया जाएगा या मेंटल हेल्थ मिनिस्टर बना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री तो है पर मानसिक स्वास्थ्य मंत्री कोई भी नहीं है, इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान ही दिया जाने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही है तो इसका मतलब अंडरलाइन है ना ये चीज़। तो मेरे को ऐसा लगता है इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जो इन्फ्लुएंसर अवेयरनेस फैला रहे हैं कि साइकोलॉजी, मैं कई बार इतने मैसेज पढ़ती हूँ ना कि साइकोलॉजी सेज दिस या साइकोलॉजी सेज दिस, कहीं पे लिखा ही नहीं होता। फ्रॉइड ने वो बात बोली नहीं है, फ्रॉइड का नाम लेके बोल रहे हो, कार्ल जुंग ने वो बात बोली नहीं है, वो बात कार्ल जुंग भी बैठे बैठे ऊपर सोच रहे होंगे कि ये मैंने कब बोला। तो कई बार हम लोग ना, हमारी फर्टेनिटी हंसती है इस बात पे कि लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर बना देते हैं कि पेजेस पे, क्योंकि साइकोलॉजी फिलोसफी लोगों को अट्रैक्ट करती है, एस्ट्रोलॉजी अट्रैक्ट, इंटेलेक्चुअल फील कराती है लोगों को जब बात करना है इसके बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी और फिलोसफी और साइकोलॉजी लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोलेंगे उसको, मज़ा आता है बात करने में लोगों को इसके बारे में, बट ये बहुत सीरियस टॉपिक है और हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी जागृत नहीं है, हमारे लोग जागृत नहीं है। हाँ, टीनेजर को मैं इस बारे में अप्रिशिएट करना चाहूँगी। लाइक अगर मान लो आज वो बच्चे जो हैं टीनेजर हैं, जेन जी जिसको आप बोल रहे हैं, उन लोगों की खास बात ये है कि वो कन्फ्रंटेशन करना जानते हैं, right? They are very good with the theory of psychology. They know what can be done, what can be asked. इमोशनल रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं वो लोग एडिक्शन के बारे में खुल के बात करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में खुल के बात करते हैं। अगर हमारे टाइम में किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स होता था ना, तो बच्चे बताते ही नहीं थे स्कूल में। आजकल बच्चे जो प्राउडली फील करके बोलते हैं कि हाँ, माई फादर एंड मदर हैजंट हैव अ गुड रिलेशनशिप, नाउ दे आर सिंगल पेरेंट, राइट? तो वो छुपाते नहीं है ना, कॉन्फ्रंटेशन करते हैं। मेरे को अच्छा लगता है जेन जी के बारे में, उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पर इन्फ्लुएंसर्स को नॉलेज नहीं है साइकोलॉजी के बारे में, तो बेटर नॉट टू टॉक। ठीक है, सो इफ यू वांट टू एक्सप्लेन थेरेपी टू अ पर्सन हु हैज नेवर बीन टू थेरेपी एंड डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू हिम? कि क्यों जाना चाहिए उनको थेरेपी, क्यों जाना चाहिए, या फिर थेरेपी क्या है? नहीं, पहले तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि आपको थेरेपी की ज़रूरत क्यों है। तो अगर उनको बार बार गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, बिना बात में बच्चों को मार रहे हैं, है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, घर छोड़ के चले जा रहे हैं, तो उनको थेरेपीज की ज़रूरत है। और उनको बताना, पहली बात तो ना, हम एक सेइंग है हमारे यहाँ पे कि पीपल हु नीड्स थेरेपी दे डोंट गो फॉर द थेरेपी, सो पीपल हु लिव विद देम दे स्टार्ट कमिंग फॉर द थेरेपी। कि जिन लोगों को ज़रूरत है थेरेपी की वो लोग नहीं आ रहे हैं, पर जो लोग उनके साथ रह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आप हमें बता दो, हम उनको कर देंगे, राइट, ठीक कर देंगे, वो नहीं आ रहे हैं जिनको ज़रूरत है थेरेपीज की। जो उनके साथ रह रहे हैं ना, वो लोग आ रहे हैं हमारे पास। आपने वो देखी है मूवी द गर्लफ्रेंड? नहीं, मैंने नहीं देखी। एक अभी वो एक हीरोइन है ना, साउथ इंडियन हीरोइन है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा। अच्छा। उसकी एक मूवी आई है द गर्लफ्रेंड करके, वो एनिमल मूवी में भी थी वो हीरोइन, रश्मि का मंदाना। हाँ, रश्मि। उसके ऊपर एक मूवी बनी है, वो लड़की की मूवी में दिखाया गया कि नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप कैसे इम्पैक्ट करता है एक लड़की को या एक लड़के को, और वो कैसे वनरेबल बनाता है रिलेशनशिप को, कैसे लव बॉम्बर्ड होता है उस रिलेशनशिप में, कैसे एंग्शियस हो जाती है वो रिलेशनशिप में, उसके पैटर्न्स कैसे चेंज हो जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो जाती है। तो ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि रिलेशनशिप कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो बार बार रीअश्योरेंस मांगती है उस रिलेशनशिप में, एंग्शियस हो जाती है उस रिलेशनशिप में। नार्सिसिस्ट है, जब आता है, जब अपनी मर्जी से आता है, वापस चला जाएगा, वापस जाके फिर आ जाएगा, और वो इसी ना अप एंड डाउन में रहेगी कि कब मैं उस पर बिलीव करूं, जब वो बहुत अच्छा है तब बिलीव करूं, या वो जब नहीं है मेरे पास तब बिलीव करूं। तो इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि कोल्ड है, हॉट है, कोल्ड एंड हॉट, ऐसे अप एंड डाउन वाला रिलेशनशिप है ना, तो वो आपको ना तो रिलेशनशिप छोड़ने देता है और ना वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट करता है। और वो बहुत चार्मर होते हैं, जैसे वो आपके सामने आएंगे आपको लगेगा यही मेरी सारी दुनिया है और इससे परफेक्ट इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो वो मूवी बहुत अच्छा एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है. ओके, सो आई थिंक जैसे अभी कोल्ड और हॉट की बात कर रहे थे ना, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो देखा था. इट वाज अबाउट डेटिंग कोच, कोई बंदा था उसकी कोई वीडियो थी. तो उसमें ही वाज एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पुश एंड पुल, दैट अगर किसी को तुम्हें अट्रैक्ट करना है, सो यू पुश देम अवे एंड देन यू पुल देम, राइट? सो इज इट समथिंग रिलेटेड टू दैट, एंड व्हाई डू women आर अट्रैक्टेड टू इट? मतलब व्हाई डू, अगेन अ बेटर क्वेश्चन वुड बी, व्हाई डू women chase red flags? ये आप लोगों ने ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग भी बहुत चला दिया है. तो ये ऐसा क्यों होता है? मतलब व्हाई डू women नहीं, like? ऐसा नहीं है. ये फेक कॉन्सेप्ट है कि औरतें जो है टॉक्सिक बॉयज को लाइक करती हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने अगेन बोला ना कि चार्मर्स सबको पसंद आते हैं. कोई लड़का है, अच्छा ड्रेसअप होके आएगा, अच्छा बिल्डअप होगा, तो आपको भी पसंद आएगा. बीइंग अ बॉय आप भी कहोगे यार अच्छा बिल्ड किया हुआ है इसने, अपने आप को अच्छे से कैरी करता है. वुमेन का है ना, इमोशनली बहुत वीक होती हैं, राइट? वो जान ही नहीं पाती कि कब उनके साथ बुरा होने जा रहा है. वो चेजर नहीं है. जो उनको मिल रहा है वो फीड कर रही हैं अपने ब्रेन को ना. तो मैं ऐसा नहीं मानती कि टॉक्सिक रिलेशनशिप को हम अट्रैक्ट करते हैं. बाद में टॉक्सिक हो जाता है रिलेशनशिप, ऐसा लगता है, क्योंकि वो पुल एंड पुश जो उस लड़के ने सीखा है ना, और डेटिंग ऐप वाले कोच भी, मेरे को तो अभी पता लगा एक साल पहले कि मेरी एक कैलिफोर्निया की क्लाइंट थी, उसने मेरे को बताया कि वो एक डेटिंग कोच से हाउ टू डेट एक सेशन ले रही, ट्रेनिंग ले रही है. मतलब इट्स सो न्यू टू मी. इट इज अ वाइडली एक्सेप्टेबल बिजनेस कॉन्सेप्ट. पीपल आर डेटिंग कोच, लव कोच, जो हम वो देखते हैं ना, जो हमने क्या पार्टनर में सलमान खान को देखा है लव गुरु बनते हुए. दैट इज अ रियल बिजनेस. पीपल डू दैट. मैंने रेडियो पे तो सुना है लव गुरु आपकी समस्याएं हल कर रहा है. हाँ, नहीं, पीपल डू दैट. हाँ, पर मुझे नहीं पता था. तो पर मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि हम रेड फ्लैग को चेज करते हैं. एक कॉन्शियस वुमेन तो नहीं चेज करेगी उसको. जल्दी से वो देखेगी कि उसकी इमोशनल मैच्योरिटी क्या है, वो किस तरह से प्रेजेंस है उस रिलेशनशिप में. पावर से रिलेशनशिप को अगर आप आग रहे हो तो आप रेड फ्लैग में हो. मतलब अगर आपको लगता है कि लड़के के पास पावर है एंड आप उसको पसंद करने लगे हो, तो दैट इज अ बिग रेड फ्लैग. How he is presence in the relationship, the present should be there, right? The presence of mind should be there. तो आप उस लड़के को पसंद कर रहे हो, तो that is different emotional maturity, right? तो आप टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. मैं मतलब किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, पर टॉक्सिसिटी बन जाती है कई बार रिलेशनशिप में ना चाहते हुए भी, वो पुल एंड पुश के थ्रेड की वजह से कि मैं रहूँगा तब तक रहूँगा, जब मेरी मर्जी है तब मैं आऊँगा, मेरी मर्जी है मैं चला जाऊँगा, पर जब मैं आऊँगा तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आऊँगा, बहुत सारी प्लानिंग्स लेके आऊँगा. पर वो हमेशा फेक ही करता रहता है उन प्लानिंग्स को ना, और वो फिर गायब हो जाता है एक टाइम पे. फियर ऑफ कमिटमेंट भी होता है इन लोगों में, जो आपको चार्मर दिखाएंगे देंगे, पुल एंड पुश का रिलेशनशिप दिखाई देगा. उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी होते हैं. तो डोमिनेंस का भी शिकार होते हैं वुमेन. उनको लगता है कि ये प्रोटेक्शन है. तुम वहाँ क्यों गई थी, तुमने ये क्यों पहना था, तुम मुझसे नहीं मिलोगी, तुम अपनी मम्मी से बात नहीं करोगी. तो उसको भी लड़की क्या सोचती है कि मुझे इतना प्यार करता है, इतनी केयर करता है, इसलिए ऐसा कह रहा है. तो वो जान ही नहीं पाती है. इमोशनली वीक लड़कियां ज़्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती हैं ज़्यादा लंबे समय तक. ठीक है. एंड हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेन चीट इन अ रिलेशनशिप, वुमेन चीट इन अ रिलेशनशिप, राइट? ये दोनों साइड से होता है. पहले बात करते हैं कि व्हाई डू यू थिंक मेन चीट इन रिलेशनशिप? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एक तो फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें पसंद है, दैट इज वन थिंग. ठीक है. एंड देन देयर आर अ फ्यू एडिक्शंस आल्सो, जैसे हम अल्कोहलिज्म की बात कर रहे थे. व्हाई डू पीपल रिजॉर्ट टू अल्कोहल आल्सो? मतलब मेरे को ये दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो व्हाई डू मेन सॉर्ट आउट टू चीटिंग, जबकि एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप घर पे है, दैट वुमन इज देयर प्रोवाइडिंग, टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स एंड एवरीथिंग, है ना? Why do men go out first of all? Second of all, why do they resort to alcohol for all their problems? तो almost I've seen people. हाँ. तो जो ना हमारा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है. जो सिंपैथेटिक है ना नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट के मोड में रहता है. तो मैन का ज़्यादातर है ना फाइट एंड फ्लाइट के मोड में रहता है. पैरासिम्पैथेटिक पे वो काम ही नहीं करते नर्वस सिस्टम पे, जो हमारी रिलैक्सेशन और रीसेट करता है हमारी बॉडी को, राइट? तो जब आप फ्लाइट एंड फाइट के मोड में ही रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, राइट? कुछ ना कुछ गलत चाहिए, गलत की आदत भी पड़ जाती है, क्योंकि हम कभी एंगर, कभी शेम, कभी गिल्ट, कभी जॉब फेलियर, कभी बिजनेस फेलियर, तो आप हमेशा फ्लाइट एंड फाइट के मोड में हो. अब आपको कुछ चाहिए रिलैक्स करने के लिए, तो या तो आप सेक्स एडिक्शन में जाओगे, या आप अल्कोहलिज्म में जाओगे, या फिर आप कोकेन में भी जाओगे,
आप चैटिंग में जा सकते हो, आप सेक्सटिंग में जा सकते हो। बहुत सारे लोग सेक्सटिंग में भी जा रहे हैं आजकल, राइट? रात को जैसे ही अपने फैमिली से वो अलग रूम में जाएंगे और वहाँ पे सेक्सटिंग करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जहाँ पे आप पे करके भी बात करते हो, एंड फिर जाके वो जो रिलेशनशिप है ख़राब होना शुरू होता है। चीटिंग, मैंने आपको बताया ना, चीटिंग के रीज़न एक तो सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकता है, फेशियल अट्रैक्शन हो सकता है, अब्सेंस ऑफ द पार्टनर भी हो सकता है। आई हैव केसेस जहाँ पे पार्टनर जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए मना कर देता है, और वो फीमेल पार्टनर सोच रही है कि मैं इसको सजा दे रही हूँ कि अब मैं इससे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगी, अब ये पनिशमेंट है इसके लिए, देन दे स्टार्ट गोइंग आउट। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कई बार होता है कि वुमेन इमोशनली इतना इन्वेस्ट अपने बच्चों में कर देती है, अपनी फैमिली में कर देती है, अपने करियर में कर देती है, उसको पता ही नहीं लगता कि उसके जो पार्टनर है उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, उसका भी इमोशनल कनेक्शन है। जैसे ही बच्चे हो जाएंगे 1 या 2, तो वो औरत है वो पूरा इन्वेस्टमेंट अपने फैमिली में करना शुरू कर देगी और हस्बैंड को इग्नोर करना शुरू कर देगी। देन अगेन दिस इंक्लाइंस टू चीटिंग एज वेल। एल्कोहलिज्म भी कई बार आदमी कोपिंग मैकेनिज्म करना सीख जाता है कि मैं, जब आप अल्कोहल कर रहे होते हो ना, तो आप उस स्टेज में नहीं होते जहाँ पे आप डिसीजन ले सको। मान लो आप डेट में हो, आप डेट में हो, या फिर आप किसी जॉब फेलियर में हो, आपका बिजनेस गिरने वाला है, या आपने कोई गैम्बलिंग कर लिया है, तो उसकी वजह से आदमी क्या सोचता है, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या होगा कि इस जो मोमेंट है इससे मैं कट जाऊं, तो वो क्या करेगा, वो अल्कोहल ले लेगा। और जब वो अल्कोहल ले लेगा तो उसको लगेगा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन वो उसी ड्यूरेशन के लिए ठीक हुआ है जब तक आपके ऊपर अल्कोहलिज्म का इफेक्ट है। उसके बाद आपको अगले दिन फिर से उसी स्टेटमेंट में आना है, उसी जगह पे आना है, और वो कोपिंग मैकेनिज्म, वो एस्केप मैकेनिज्म ढूंढ लेता है अल्कोहल के साथ। फिर उसको अल्कोहल का भी पनिशमेंट मिलता है लेटर ऑन। Okay. And what could be some healthy coping mechanisms that people can, use? About what? जैसे There are different coping mechanism of every addiction. Okay. Let's say if we talk about, हम बात करते हैं अल्कोहल की, let's say अल्कोहल की बात करते हैं, तो what could be a healthy coping mechanism? तो सबसे पहले जो दोस्त उसको बोलते हैं कि आजा यार शाम को बैठते हैं, 4 पैग लगाएंगे, सबसे पहले तो उनको छोड़ना पड़ेगा कॉन्शियसली कि मुझे इन लोगों से नहीं मिलना है। जो लोग मेरी फ्री में ड्रिंक पीते हैं उसके साथ बैठ के, या उसको थोड़ी सांत्वना देते हैं, हम बैठे ना तेरे साथ, तेरा यार है ना तेरे साथ। अगर वो सच्चे यार होंगे तो उसको उस डिफ़िकल्ट टाइम में तो ड्रिंक नहीं करने देंगे, क्योंकि आदमी ज़्यादातर डिफ़िकल्ट टाइम में ड्रिंक करना शुरू करता है, हर रोज़ की ड्रिंक। ड्रिंक कोई ख़राब कॉन्सेप्ट नहीं है अगर देखा जाए। अगर आप सैटरडे बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, दोस्तों को बुला रखा है, पब में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो यू कैन हैव, राइट। पर हमारे इंडिया में क्या ना, आपने ड्रिंक लेना शुरू कर दिया तो आप गाड़ी में ही बैठे हो सारा टाइम पे, है ना। आपको घर के लोग जा रहे हैं उठाने के लिए, आपने एक्सीलेटर पे पूरा पैर रख दिया है, गाड़ी खराब ही हो गई है, तो पूरा एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। अल्कोहलिज्म, आप बाहर जाएंगे तो सब लोग अल्कोहल लेते हैं, 18-17 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ लेते हैं। मैं अल्कोहलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रही हूँ बुरा नहीं है जितना बना दिया है लोगों ने, क्योंकि आपकी उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है, राइट। तो पहला स्टेप तो यही कि अपने दोस्तों को ना करना सीखो। दूसरा स्टेप है कि आप थोड़ा रनिंग करना सीखो। और अल्कोहलिज्म, आप स्टीम लेने से भी अल्कोहलिज्म दूर होता है। अगर आप हर रोज स्टीम लेते हैं तो अल्कोहलिज्म दूर होता है, फॉर श्योर, गारंटेड, राइट। और आप अच्छा खाना खाएं, चूज करें, जंक फूड ना खाएं, चिप्स या फिर कोई भी पैक्ड फूड ना लें, उससे भी अल्कोहलिज्म दूर होता है। और एक्सरसाइज, जिमिंग, या ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना जो हेल्दी हैं, लाइक साइकिलिंग ग्रुप हो गया, रनिंग ग्रुप हो गया, या फिर जहाँ पे लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं किसी भी चीज को लेके, बाइकिंग ग्रुप हो गया, मेरे साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अल्कोहलिज्म को दूर किया जा सकता है। कोपिंग मैकेनिज्म ये हो सकते हैं। ओके, हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट वुमेन, राइट। व्हाट आर मेन डूइंग रॉन्ग विच pushes a woman to do emotional cheating? because हमने बात करी जैसे कि पहले women emotional cheating करते हैं, then it turns physical in most cases, right? So what do you think men are doing wrong in that relationship? They are not aware that they are in a relationship sometime. Okay. Men are like that. उनको याद ही नहीं रहता कि वो रिलेशनशिप में है। तो गलत तो यही कर रहे हैं कि एक तो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। जब उनके साथ कुछ शेयरिंग कर रही होती है वुमेन, तो वो एब्सेंट होते हैं उस टाइम पे, राइट। और वो ज़्यादा देर तक लिसनिंग नहीं करना चाहते। अगर एक रिलेशनशिप में लिसनिंग होगी ना, तो बहुत हद तक एक रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है। क्योंकि वुमेन को ना वेंट आउट करना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ आज क्या हुआ, मैं कैसा फील कर रही थी। तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं औरतों के ऊपर कि वो बोलने जा रही है और बॉयफ्रेंड या हस्बैंड बैठे हैं और हाँ कर रहे हैं। उनको लिसनिंग बहुत चाहिए, तो लिसनिंग खत्म हो जाती है रिलेशनशिप में।
टाइम देना खत्म हो जाता है, दोस्तों को लड़का ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग जाता है, या फिर अपनी जॉब में ज़्यादा सक्सेसफुल लोग अपने बिजनेस में इतना टाइम देने लग जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनकी वाइफ दिन भर इंतजार कर रही है उनका। तो वहाँ से इमोशनल चीटिंग शुरू होती है, क्योंकि फिर उसको तो कोई चाहिए, मान लीजिए उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो बात करे, तो बात करने से धीरे धीरे जो भी आपको पता है, औरतों के इनबॉक्स में तो जल्दी जल्दी पॉपअप होता ही रहता है कि बात मतलब अटेंशन के लिए लड़के आते ही रहते हैं, तो वहाँ से इमोशनल चीटिंग शुरू होती है और धीरे धीरे वो फिजिकल चीटिंग पे कब पहुँच जाती है। Okay. And if let's say a woman is ranting in a relationship या फिर is expressing her feelings in a ranting in a relationship, how should a man respond to that? Because usually अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद it feels like कि यार मतलब जैसे आपने बोला ना कि और कितना ही सुनेंगे right? So how does a woman want to be treated at that particular stage when she is ranting? Because as men I feel personally कि अगर मेरे पास कोई आके rant कर रहा है, मैं solution देना शुरू कर दूंगा, 1 solution 2 solution 3 solution 4 solution। उसको solution चाहिए ही नहीं, उसे सिर्फ सुनने की जरूरत है, right? तो उसको थेरेपिस्ट प्रोवाइड करवा दो, मेंटल वेलनेस सेंटर आ सकते हैं। ठीक है नहीं, हमारे इंडिया में ना वेंटिंग के लिए लोग जाते ही नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि जब हम मतलब कोई थेरेपिस्ट के लिए क्यों जाएगा, लोग सोचते हैं कि जो पागल हो जाएगा वो थेरेपी के लिए जाएगा। वो लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं जिनके पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं। थेरेपिस्ट के पास तो वेरी सक्सेसफुल, वेरी काम, कंपोज पीपल भी आते हैं अपनी बात को कहने के लिए, जब उनको लगता है हमारे पास कोई कहने के लिए नहीं है या सुनने के लिए नहीं है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि थेरेपिस्ट के पास वही लोग आते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ है। ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जो ये कहते हैं कि बस आई वॉन्ट टू टॉक टू समवन हु कैन बी नॉन जजमेंटल, who can keep my things confidential, and who can be non-judgmental or confidential as well as where I can feel emotionally safe. Okay. Yeah. ठीक है. So women want to be felt emotionally safe. Yeah, or हाँ, they want that small things, small gesture in the relationship, like छोटे फ्लावर्स ला दिए। हाँ, कंसिस्टेंसी तो चाहिए हर एक रिलेशनशिप में। आदमी भी को भी कंसिस्टेंसी चाहिए। आप चाहेंगे आप हर रोज गर्लफ्रेंड चेंज करें? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा ना। कंसिस्टेंसी तो हर एक रिलेशनशिप में चाहिए, पर छोटे छोटे जेस्चर देने चाहिए आदमी को। जैसे कभी फ्लावर्स ला के दे दिए, लड़की ने खाना बना दिया, या फिर दोनों साथ मूवी चले गए। बहुत बड़े गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। ऐसा लड़के सोचते हैं कि भाई हर लड़की को डायमंड चाहिए, बिग कार चाहिए, उसको प्रेजेंस चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया ना, उसको प्रेजेंस चाहिए कि आई एम हियर फॉर यू। इफ देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड फॉर यू, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड आई विल लिसन टू यू, नॉन जजमेंटल। अगर तेरे से कोई गलती हो भी जाए तो मेरे को आगे बता, इतना स्पेस चाहिए। ठीक है. You also spoke about that women tend to punish men by not giving them physical intimacy, right? How important is physical intimacy in a relationship? Is it like अगर हम सिर्फ प्रोपोर्शन में डिवाइड करें 50-50, इमोशनल इज 50, फिजिकल इज 50, हाउ डू यू थिंक, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज इट? अच्छा ठीक है, तो मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, तो वहाँ पे एक चैप्टर होता है हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हैविंग सेक्शुअल इंटीमेसी इन अ रिलेशनशिप। सो एक डायग्राम बनता है, उसमें 20% इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है और 20% सोशल स्टेटस चाहिए होता है, और 60% जो है 60% फिजिकल इंटीमेसी चाहिए होती है एक रिलेशनशिप के लिए। किसी भी रिलेशनशिप का जो बेस है, अब क्या हुआ, फिजिकल इंटीमेसी हुआ। क्योंकि अगर आप 20% इमोशनल सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, पर आपका फिजिकली रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, रोमांस भी है, आपकी हंसी भी है, उसमें फिजिकल टच भी है, सेक्सुअल इंटीमेसी भी है, यू आर टॉकिंग एंडलेसली, तो आप उसमें उस रिलेशनशिप को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। और अगर आपके पास सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है कि पेरेंट्स भी साथ नहीं दे रहे हैं, रिलेटिव्स भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है हमारे पास, पर आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग है, तो भी आप उस रिलेशनशिप को नहीं तोड़ पाएंगे। पर आपकी 60% है ही नहीं, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप है ही नहीं, सेक्सुअल इंटीमेसी है ही नहीं, और आपके पास 20% इमोशनल सिक्योरिटी भी है कि आप केयर भी कर रहे हैं, कंसर्न भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हैं, आपके बच्चे भी साथ में रह रहे हैं, पर जीरो है फिजिकल इंटीमेसी, वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। बहुत वुमेन मेरे पास ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि बच्चा होने के बाद हमने कभी फिजिकल इंटीमेसी की ही नहीं, बिकॉज माई हस्बैंड डजंट लाइक माई बॉडी। बहुत आदमी ऐसे हैं कि मेरा मन ही नहीं करता करने का जब से बेबी हुआ है, या फिर मेरा इच्छा नहीं होती है, तो वो रिलेशनशिप तो आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। मतलब यू वर लाइक अ रूम पार्टनर्स इन द रूम। Okay. Yeah. Because मैंने भी कहीं I was reading this stat that India में most people are in a sexless marriage. Yes.
आई हैव मेनी क्लाइंट्स हु आर इन देयर सेक्सलेस मैरिज, और वो फिर बाहर जाते हैं 100%। और मेरे पास तो ऐसे भी क्लाइंट हैं जहाँ पे वुमेन बोलती है कि ठीक है तुम बाहर चले जाओ अगर मैं मेरे से नहीं कर रहे हो, आई वांट टू रन दिस मैरिज, क्योंकि अगर मैं इस मैरिज को छोड़ दूंगी तो मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मैं बच्चों को बिना बाप के नहीं देख सकती हूँ, एंड यू कैन गो आउट एंड दे डोंट वांट टू टॉक। ऐसा नहीं है किसी चीज़ का हल नहीं है, अगर आप निकलो तो हर चीज़ का हल हो सकता है, आप सेक्सोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, बट इवन दे डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज़ की हस्बैंड की तरफ से इशू है या वाइफ की तरफ से इशू है, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। बस वो मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे पास एक अभी रिसेंट एक केस आया है, वो क्लाइंट जो है अमेरिका में रहता है, प्लेस नहीं बताऊंगी, बहुत हाई क्लास प्रोफाइल है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो वुमेन है उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बाहर रहते थे क्योंकि वो बहुत ही बड़े टाइकून है, बिजनेस टाइकून, तो जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे वो मेरे घर आते जाते थे और उनका रिलेशनशिप आपस में हो गया। अब उस लेडी ने हर कदम पे अपने आदमी को बताया कि मेरा अब वो घर पे आ रहा है, अब जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल की बातें भी कर रहा है, बिकॉज शी वॉज क्लोज टू हर हस्बैंड, राइट, एंड शी कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट दैट इश्यूज की आज वो घर पे खाना खा के गया है, आज उसने मेरे साथ 3 घंटे वॉक भी किया है, और धीरे धीरे वो उसके साथ डेवलप हो गया इमोशनल कनेक्शन। तो जब उसने बताया कि अब मेरा जो है फिजिकल रिलेशनशिप भी इसके साथ हो गया, क्योंकि तुम तो 3-3 4-4 महीने आउट ऑफ कंट्री रहते हो, दे आर इंडियन बट दे आर लिविंग इन US, एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट मैन इज अलोन इन द मैरिज नाउ, उनका बेस्ट फ्रेंड और ये वाइफ तो साथ में रह रहे हैं, और जो हस्बैंड है वो बिल्कुल अलग रह गया है। तो रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आया ना, क्योंकि अब्सेंस ऑफ हस्बैंड वाज देयर लॉन्ग टर्म, तो वो रिलेशनशिप तो खत्म होना ही है। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट? मैरिज so is it necessary, is it not necessary, या फिर लोगों ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना रखा है? टू लोगों ने, सोसाइटी ने बनाया कॉन्सेप्ट, तो ऐसा नहीं है कि मैरिज जो है, जब बर्थ से ही मैरिज को लेके आए हैं, बर्थ से तो हम 3 ही चीज़ें लेके आए हैं एज पर फ्रॉइड, आज साइकोलॉजिस्ट की जबान से हम बताते हैं हंगर, थर्स्ट और सेक्स 3 ही रिक्वायरमेंट थी। सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए मैरिज का कॉन्सेप्ट बनाया गया, मैरिज भी अपने तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि मैन मेड सोसाइटी है ना, वुमेन मेड सोसाइटी नहीं है तो मैन ने, क्रिश्चियन ने बनाया कि शादी से पहले आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो, बच्चे भी पैदा कर सकते हो, मुस्लिम ने बनाया कि हम एक नहीं 4-4 औरतें रखेंगे, हिंदुओं ने बनाया कि एक ही मैरिज होनी चाहिए, दूसरी खत्म हो जाए तो तब दूसरी, पहली खत्म हो जाए तब दूसरी मैरिज कर सकते हैं। तो मैरिज तो ना एक कॉन्सेप्ट है, बट इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अपनी कंपेनियनशिप को चेक करना जरूरी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मैरिज इज नॉट अ डेस्टिनेशन, मैरिज इज अ एवरीडे वर्क। अगर आप मैरिज में हो ना, तो ये कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं है कि चल भाई बाय बाय अब तेरी मेरी नहीं बन रही है, वाइब्स नहीं मैच हो रही हैं मैरिज में तो वाइब मैच होना हो आपको बात करनी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है कि अगर एक ही आदमी उस मैरिज में काम करे जा रहा है, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, और मैरिज चला रहा है, वो हर कोशिश कर रहा है, उसके घर का ख्याल रख रहा है, उसके बच्चों का ख्याल रख रहा है, उसके माँ बाप का ख्याल रख रहा है, और वो जो आदमी है वो अपसेंट है इस मैरिज से, तो वो मैरिज तो ब्रेक होएगी। तो मैरिज जो है ना कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का, आप देख लेना 100 साल बाद लोग मैरिज नहीं करेंगे, व्हाट आई कैन सी। आजकल के लड़के, आप कितने साल के हैं? आई एम 28। आप सोच रहे हैं अभी मैरिज की? नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो ऐसे ही जब हमारे यहाँ 21-22 के लड़के हो जाते तो उनकी मैरिज का सोच लिया जाता था ना, अब धीरे धीरे ये जो है 30 में आ गया है, 32 में आ गया है, NCR में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग 35 में मैरिज कर रहे हैं, 40 में मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि पहले करियर होना ज़रूरी है, उनको पता लग गया कि स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। मुझे, और लोग थेरेपीज़ के लिए भी आते हैं, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी आते हैं कि मैं कैसी पर्सनैलिटी के साथ जा सकता हूँ, या मेरे साथ रहने वाला इंसान कैसा होना चाहिए, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए भी बहुत लोग आते हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है इस बारे में। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि मैरिज जो है कभी कभी फिर उनको स्कैम लगने लग जाता है, जब वो बिना सोचे समझे कि भाई अब सोशल स्टिग्मा है ना कि 30 के हो गए अब मैरिज कौन करेगा, है ना, हमारे हरियाणा में कहते पेपर दब गए ईव ना हुआ तेरा ब्याह तो ईव तो गया 30 के बाद तो तेरा ब्याह हुआ नहीं, तो ऐसा हरियाणा में बोलते हैं लोग। तो 30 के हो गए तो यू हैव टू गेट मैरिड, देन मैरिज के बाद यू हैव टू हैव किड, और बच्चा हो गया तो उसमें भी लड़का होना जरूरी है, लड़का हो गया तो एक और बच्चा कर लो, फिर उसके बाद उन बच्चों को स्कूल में भेजो, उसमें फिर कॉम्पिटिशन आ जाता है, आपको बड़े से बड़े स्कूल में भेजना अपने बच्चे को, फिर EMI भरते रहो अपनी। तो मैरिज तो बहुत बड़ा गेम है एक तरह से। ठीक है। एंड जैसे आपने बताया कि पीपल डू कम फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग, तो उसमें लेट्स से दोनों पार्टनर्स के बीच में प्यार होता है, ठीक है, बट कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ऐसे केस को आप कैसे हैंडल करोगे? व्हाट वुड यू टेल देम? डू यू हैव डॉग? नो, आई डोंट हैव डॉग।
सो आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स वैसे। आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ डॉग्स। ठीक है, आपकी हीलिंग कर देंगे। हीलिंग की जरूरत है मेरे को। हाँ, अच्छा, तो okay. उसका कोई रीज़न होगा क्यों ऐसा Okay. होता है, पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने पूछा कि प्यार है पर कंपैटिबिलिटी नहीं है, हाँ. पर प्यार सिर्फ प्यार से मैरिज नहीं चलती है, Okay. राइट? अगर आप अपने घर में डॉग रखते हो उसको भी प्यार करते हो, पर उससे आप शादी तो नहीं करते हो ना, ठीक है? इसी तरह से मैरिज में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इमोशनल इंटीमेसी कितनी है, दोनों की फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। Okay. बाद में आके लड़का लड़की बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसे बैकग्राउंड से आता है, मेरे को तो बस प्यार हो गया था। बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्यार हो जाता है, फिर वो लड़की कहती है मैं तो कोई भी पैसा खर्च नहीं करूंगी, तुम अपनी सैलरी खर्च करो कि मैन आर नोन फॉर देयर प्रोवाइडेशन, और फिर वो लड़की से शादी से निकल लेती है, वो लड़का बेचारा भरता रहता है एलिमिनी। तो ठीक है, तो इन सब बातों पे बात होना बहुत ज़रूरी है। दोनों सोशलाइज कैसे करना पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग कैसे करना पसंद करते हैं, प्यार इनफ नहीं है मैरिज के लिए। मैरिज इज़ ए एवरीडे टास्क। बच्चा चाहते हैं या नहीं आप मैरिज के बाद, ये बात होना बहुत ज़रूरी है। ये सब प्री मैरिटल काउंसलिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। Okay. तो होरोस्कोप मिलाने से पहले अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग कर ली जाए तो बहुत बेहतर हो सकती हैं मैरिजेस। ठीक है, हमने हॉरोस्कोप की बात करी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एस्ट्रोलॉजी? Do you believe in I it? don't believe. You don't I believe? do believe in manifestation. Okay. But I don't believe in astrology. और मेरी तो है भी नहीं, मैंने कभी बनवाई भी नहीं है, मैं कभी ठीक है। किसी के पास गई भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी होती तो बता देते ना कि ये होने वाला है, कोविड आने वाला है, वार होने वाली है, भूकंप आने वाला है, फिर इतने ही बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं तो वो बताएं ना फिर कि ये सब चीज़ होने वाली है। और मैंने देखा है बहुत सारी पंडितों के पास मैरिज मैच होके वो लोग कहते हैं इस शादी को तो ये तो मैरिज जो है ना टूट ही नहीं सकती, और वो मैरिज 1 साल भी नहीं चलती है। हॉरोस्कोप 10-10 पंडितों को दिखाने, तो हॉरोस्कोप काम करता तो फिर मैरिज तो इंडिया में तो नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैरिज हॉरोस्कोप पे बेस्ड है। तो आप सोचो तो अगर हॉरोस्कोप सच होता, ज्योतिषी सच होता, तो मैरिज तो टूटनी ही नहीं चाहिए थी। सो आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड दे से दैट हम ना एक बिलीफ सिस्टम देते हैं लोगों को जिस पे वो लोग काम करते हैं, एंड आई कुड सी दैट इज सो डेंजरस बिकॉज एज एन एस्ट्रोलॉजर मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है या फिर मेरे पास कोई प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं ऑन हाउ टू डील विद ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट? तो अगर मेरे पास कोई अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है विच आर लव, करियर, जॉब, मनी, और अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसके पास कोई एजुकेशन ही नहीं और मैं उसे किसी तरीके से मैनिपुलेट करके कुछ भी बेच सकता हूँ, सो दैट इज सो रॉन्ग, राइट? एंड एथिकल नहीं है। हाँ, एंड अगर देखा जाए इंडिया में थेरेपी इज स्टिल सो अंडररेटेड एंड एस्ट्रोलॉजी के क्या 1000 करोड़ के बिजनेसेस बन रहे हैं आज की डेट में। हाँ, तो आप देखो ज़्यादातर जब आप एस्ट्रोलॉजी का भी ऐड देखोगे ना तो वो ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे, क्या मेरा प्यार पूरा हो पाएगा, Exactly. क्या मेरी शादी हो पाएगी, Yeah. मतलब वो लूप में फंसा के रखते हैं आपको। कभी बताएंगे नहीं कि अभी अभी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो है करियर इंपॉर्टेंट है, राइट? वो बताएगा ही नहीं। आप कोई भी पंडित होगा ना 10 बातें कहेगा, उसमें से 4 ठीक हो जाएंगी। ये जनरल इंट्यूशन है लोगों की, राइट? अगर आप मेरे पास भी आए, जैसे मैंने कहा मुझे पता लग गया आप दोनों दोस्त हैं, मेरी इंट्यूशन ने बताया, राइट? तो आपकी गट फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी एस्ट्रोलॉजी से। अगर आप उस रिलेशनशिप में पंडित से ये काम कराना चाहते हैं कि पंडित जी मेरे को हरासमेंट फील हो रहा है में और मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहती, पर मैं इस रिलेशनशिप में चाहती हूँ कि मैं रहूँ, तो पंडित के तो घर की खुद ही लड़की की शादी नहीं हो रही है। मैंने ऐसे भी पंडित देखे हैं, उनकी खुद ही की शादियां नहीं चल रही हैं, उनकी खुद के ही इनकम सोर्स नहीं बढ़ रहे हैं। वो कैसे बता देगा कि तिल बिखेरने से आपके पास पैसे आ जाएंगे, 7.5 से ऐसे हो जाएगा। मैं उनका मजाक तो नहीं उड़ाना चाहती, मैं लोगों को अवेयर कराना चाहती हूँ कि आपको पर्टिकुलरली क्या काम करना होगा ये जानना जरूरी है, बजाय कि पंडित से एस्ट्रोलॉजी से काम करवाने के लिए। जैसे मैंने ये कहीं पढ़ा था दैट your dog also projects your behavior, like how you are as a person, your personality trait somewhat is translated by your dog somehow. I don't know. नहीं, ऐसा बोलते हैं कि जैसा डॉग आप पसंद करते हैं वैसे पर्सनालिटी ट्रेट आपके अंदर होते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं हॉर्स बहुत पसंद करती हूँ, जैसे मुझे हॉर्स की कोई वीडियो दिखती है या कोई लड़की हॉर्स पे दिखती है या मुझे कोई बाइक राइडर दिखती है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो आई बिलोंग टू देम, मतलब मेरी जो सोल है उससे कनेक्ट फील करती है। ऐसे चीज़ें मुझे जर्मन हस्की बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है उस डॉग को देखना, तो वो मेरी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स रिवील करता है कि मैं भी बहुत शार्प हो सकती हूँ, मेरे को रन करना बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर मुझे डिसीजन बहुत जल्दी से लेना आता है, तो ये सब रिवील करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को।
होगा। ओके, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ आवर फ्रेंड्स ही आल्सो हैज अ डॉग एंड ही हैज बीन अ डॉग लवर सिंस हिज चाइल्डहुड। मतलब उसके 3-4 डॉग्स थे उसके पास, अभी भी है। सो ही यूज्ड टू से दैट कि किसी का डॉग अगर इज अ लिटिल फैट, इज अ लिटिल स्किनी, The man is also तो fat. हाँ, तो मतलब वो दिखता मैंने है। बोला ना आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स वैसे ही होते हैं जैसे डॉग आप पसंद करते हैं। ओके, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। डॉग भी और एनिमल भी, लाइक अगर कोई वुल्फ को चेज कर रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब दैट मैन इज कनिंग, शार्प, ओके, अटैकर। ठीक है। एक बार हम बात करते हैं अबाउट एंजाइटी, राइट? अभी रिसेंटली इन ऑन इंस्टाग्राम वगैरह मैं देख रहा हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर एंजाइटी ओपनली, एंड I have also faced it. I am not sure if that can be termed as anxiety or temporary grief के बाद, like when my dad passed away, I felt a little here and there, मतलब anxiety होती थी। And How do you define anxiety? अभी वही that was my question, but again if I tell you just my thing is कि I used to feel that something that has जैसे with my dad I have seen हॉस्पिटल एडमिट्स एंड इन एंड आउट्स बहुत ज़्यादा क्लोजली, राइट? इन द लास्ट 1 year, जो भी उनका 1 year का वो था, सो आई यूज टू फील दैट समथिंग इज ऑल्सो हैपनिंग टू मी, राइट? आई माइट ऑल्सो पास अवे, समथिंग ऑफ दीज थॉट्स आते थे पहले, ठीक है? सो डू यू थिंक दैट इज ओके टू टर्म इट एज एंग्जाइटी? No, it's not anxiety. Again, sympathetic nervous system activate हो जाता है. Okay. Again, fear होता है ना कि कभी मेरे को ना हो जाए. हाइपोकॉन्ड्रिया एक प्रॉब्लम होती है कि कभी किसी को देख के ये मुझे ना हो जाए. ये एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रिया उन लोगों में होता है कि जैसे मैंने किसी का सिर दर्द देख लिया तो मैं कहूँगी मेरे को भी सिर दर्द हो जाएगा. किसी का हार्ट अटैक हो गया तो मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए. और वो साइकोसोमेटिक में भी चेंज हो सकता है धीरे धीरे जब आप ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. Okay. राइट? कि अगर आप बार बार सोच रहे हो कि मैं जो है बीमार ना पड़ जाऊं या मेरी कमर में दर्द ना हो जाए, तो आप अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये बार बार इंफॉर्मेशन दे रहे हो. Okay. और वो जो है ना साइकोसोमेटिक में चेंज हो जाता है. तो हम लोग जो है साइकिक एनर्जीज पे काम करते हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो वो न्यूरो और साइको दो प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं. तो ये आपको जो एंग्जाइटी फील होती है उसमें पैल्पिटेशन फील हो रहा है या सिर्फ फियर ही फील हो रहा है. सबके एंग्जाइटी फील करने के अलग अलग तरीके हैं. किसी को स्टमक में फियर फील होता है, किसी को चेस्ट में फियर फील होता है, किसी की आवाज़ रुक जाती है. तो एंग्जाइटी हर आदमी अलग अलग तरीके से फील करता है. किसी को पसीना आना शुरू हो जाता है, कोई स्टक हो जाता है, किसी का नर्वस सिस्टम काम करना ही बंद कर देता है एकदम से, मतलब थोड़ा ब्लैकआउट फील करता है. तो एंग्जाइटी बहुत वाइड फिनोमिना है. साइकोलॉजी की टर्म जो है ना बहुत वाइड है. ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब अगेन वी कैन नॉट जनरलाइज बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी केस रिलेटेड जैसे आप अभी बता रहे हो, सो आई कैन अंडरस्टैंड इट. बट इफ यू कैन गिव मी लेट्स से 3 pointers what a person can do when he or she is experiencing anxiety, then obviously counseling is very important. That is a part of it. But if you are in that moment and you are feeling something, what do you do? रामबाण बता दूं मैं आपको? बता दो. पर लोग करते नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना लोग ये सोचते हैं मेडिसिन नहीं मिलेगी ना एंग्जाइटी की तो मैं ठीक नहीं ठीक होऊंगा. है. पर मैंने हजारों क्लाइंट्स को ये बात बताई है जो मैं अभी आपको रिवील करूंगी. और अगर आप एंग्जाइटी के टाइम पे वो कर लेंगे तो यू विल इन अ विन विन सिचुएशन. Okay. सबसे पहले आपको प्रेजेंट में रहना है. क्योंकि जब आप एंग्जाइटी कर रहे हो ना, या आपको एंग्जाइटी हो रही है, सॉरी कर नहीं रहे हो रही है एंग्जाइटी, तो आप या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो. आप प्रेजेंट मोमेंट में हो ही नहीं. Okay. अभी आपको एंग्जाइटी हो रही है? नहीं, आपको हो ही नहीं सकती क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो. जब आप अपने नर्वस सिस्टम को ये बता दोगे बी इन द प्रेजेंट, बिकॉज फ्यूचर को हम बना नहीं सकते और पास्ट हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे आपने अपने फादर का एग्जाम्पल शेयर किया, आप अपने फादर को वापस ला सकते हो? नहीं. आप अपने बच्चों को अभी बता सकते हो वो कैसे पैदा होंगे? नहीं. राइट? कुछ भी हम फ्यूचर का भी नहीं जानते, हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते. सबसे पहले क्लाइंट को ये बताया जाना चाहिए कि बी इन द मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट. तो बार बार अपने नर्वस सिस्टम को जब ये बताएगा ना कि बी इन द प्रेजेंट, क्योंकि जो एमिगाला है ना हमारे ब्रेन में, वो हमें बताती है कि ये फियर आ रहा है. तो अपनी एमिगाला को कंट्रोल कैसे करेंगे? इमोशनल रेगुलेशन के साथ कि बी इन द प्रेजेंट. आपको प्रेजेंट में रहना है. दूसरा स्टेप है आपको ब्राह्मरी करना बहुत ज़रूरी है. अपनी टंग को फोल्ड करना है, ऊपर जिह्वा पे लगाना है, अपने हाथों को यहाँ रखना है, ये ऐसे करना है और कानों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल बंद कर देना है. और अंदर जो है फोल्ड करके
ऐसा 10 बार प्रैक्टिस करना है, आपकी एग्जाइटी जो है तुरंत दूर हो जाएगी, आपको फील नहीं होगा कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचे थे उसके बारे में सोच सकते हैं। तीसरा जो है वो आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। जैसे आप बार बार पानी पी रहे हो तो पानी पीने से भी एंजाइटी और डिप्रेशन दूर होते हैं। सब लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आप, 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे, उतना कम आप एंशियस फील करेंगे। 3 बातें हो गई हैं। एक तो आपको बी इन द प्रेजेंट, अगर आप एंशियस फील नहीं करना चाहते, पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। ब्राह्मरी जो मैंने प्रैक्टिस करके दिखाया, इसको 20 टाइम 3 टाइम करने लग जाएंगे तो आपकी जो मेडिसिन है वो भी छूट सकती हैं। और तीसरा जो है मैंने आपको बताया, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, तो आप एंग्शियस पर्सनालिटी से थोड़ा काम पर्सनालिटी बन जाएंगे। ठीक है। एंड जैसे आपने बोला कि मेडिसिन छूट जाएगी, सो मैंने जितना ऑनलाइन देखा है, जितना मैंने अभी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखा है, आई फील कि क्या होता है, कई बार लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं एंड देन दे आर रेफर्ड टू अ साइकाइट्रिस्ट एंड देन उनकी मेडिसिन शुरू हो जाती है। डू यू थिंक इतना ईजिली किसी को मेडिसिन देना इज ओके? पहली बात तो, एंड डू यू रिलाई ऑन मेडिसिन अ लॉट? So I don't give medication to my clients, and I try to help them without medication for sure. I am famous for it. मेरे पास जो आदमी आ जाते हैं उनकी मेडिसिन मैंने छुड़ाई हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरी साइट पे, आप जाके देख सकते हैं। मेडिसिन उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनको सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, सीवियर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, या फिर हिस्ट्रॉनिक है, या फिर ऐसी कोई वनरेबल मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। एंगर के लिए आप मेडिसिन नहीं दे सकते, एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूट डिप्रेशन के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन अगर सीजनल और सिचुएशनल डिप्रेशन है तो आप मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोपिंग मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, अगर आप सीखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं पेशेंट को। तो मेडिसिन उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनके साइकोसोमेटिक या फिर न्यूरोसाइकोमेटिक डिसऑर्डर हैं, और जो है ऐसी डिजीज़ जिनको क्लिनिक में ठीक नहीं किया जा सकता, रिहेबिलिटेशंस में ठीक किया जा सकता है। कई बार एक्यूट जो OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उसमें मेडिसिन की हेल्प ली जाती है, लेकिन अकेले मेडिकेशन काम नहीं कर सकती, आपको थेरेपीज कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। जैसे ADHD है, उसके लिए थेरेपी काम कर सकती है, ऑटिज्म है उसके लिए थेरेपी काम कर सकती है, वर्चुअल ऑटिज्म है उसके लिए थेरेपी काम करती है, और एंगर पे थेरेपी काम करती है, डिप्रेशन पे थेरेपी काम करती है, स्ट्रेस पे, बर्नआउट पे, इन सब पे थेरेपीज काम करती हैं। और जितना जल्दी हम ये समझ जाएंगे कि थेरेपिस्ट के पास पहले जाना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट के पास बाद में, अगर ऐसे इश्यूज हैं, तो उतना जल्दी हम थेरेपीज लेके अपनी हेल्प कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर प्रैक्टिस ये करते हैं कि कोई भी ऐसा इशू होता है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास पहले जाते हैं और थेरेपिस्ट के पास तो जाते ही नहीं हैं। उनको लगता है इतना पैसा क्यों ही बर्बाद करना। अगेन लोगों को लगता है कि थेरेपी जो है पैसा की बर्बादी है, जबकि थेरेपी से बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं, आपके अंडरलाइन इश्यूज ठीक होते हैं। आपको ये पता ही नहीं लग रहा ना कि एंगर कहाँ से आ रहा है, राइट? आपको डिप्राइव्ड ऑफ लव क्यों फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ये आपको पता ही नहीं लग रहा। तो एक थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करता है, आपके इमोशनल इमेच्योरिटी पे काम कर सकता है, आपके बर्नआउट इश्यूज पे काम कर सकता है, आपकी इरिटेबल बिहेवियर पे काम कर सकता है, आपकी ADHD को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन पे कैसे काम कर सकते हैं। तो एक थेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये ग्रोथ एक थेरेपिस्ट बहुत अच्छे से देता है। और सबसे ज़रूरी है रैपो क्रिएट करना अपने थेरेपिस्ट के साथ। अगर आपकी रैपो क्रिएट हो गई तो आपका थेरेपिस्ट आपको 10 से 1 पे पहुंचा सकता है। और ये देखना ज़रूरी है कि आपका थेरेपिस्ट आपके साथ कितना अवेयर है, कितनी आपके साथ अवेयरनेस के साथ बात करता है। आपने 2-3 डिप्रेशंस का नाम लिया था, एक तो सिचुएशनल डिप्रेशन, टेम्पररी, सीजनल डिप्रेशन और स्माइलिंग डिप्रेशन एज वेल। हाँ, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिप्रेशन? मतलब वैसे सिचुएशनल डिप्रेशन हो सकता है जैसे किसी ग्रीफ की वजह से हो सकता है, हमने किसी अपने लव्ड वंस को खो दिया है, या डिवोर्स हो गया है, या ब्रेकअप हो गया, दैट इज अ सिचुएशनल डिप्रेशन। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि आप डिप्रेशन में थे और अभी और ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, आपके साथ कुछ घटित हुआ और आपने सैडनेस फील की, लोनलीनेस फील की और डिप्रेशन आ गया, राइट?
हो गया सॉरी। और सीजनल डिप्रेशन ज़्यादातर विंटर्स में होता है। बहुत सारे लोगों को बिना सूरज के रहना अच्छा नहीं लगता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो सनी वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जैसे ही यहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा विंटर होता है तो वो लोग बीच पे चले जाते हैं, राइट। तो वो सीजनल डिप्रेशन में काउंट होता है। स्माइलिंग डिप्रेशन ज़्यादातर लोगों में, जो आपके MNCs में काम करते हैं उन लोगों में होता है। वो रोज़ बॉस से भी लड़के आ जाते हैं, जूनियर से भी लड़के आते हैं, घर में भी आगे टाइम नहीं देते हैं, पर वो जाते हैं, रोज़ काम पे जाते हैं, वो जिम भी कर रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और अपने फेस पे ऐसा पूरा अपना ऑरा क्रिएट करके भी रखा हुआ है, बट दे आर स्ट्रगलिंग इनसाइड। तो उनसे कोई अगर कोई 2 मिनट इमोशनली कनेक्ट होकर बात करेगा, दे विल स्टार्ट क्राइंग। तो स्माइलिंग डिप्रेशन भी होता है लोगों को। एक डिस्थेमिया भी होता है। डिस्थेमिया मतलब प्रोलॉन्ग्ड आप डिप्रेशन में हो, मतलब आप बहुत लंबे समय तक सैड फील कर रहे हो, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से। जो मैंने आपको साइकोमेट्रिक असेसमेंट की बात बताई, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अवेयर कराते ही नहीं है, तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट से ये भी पता लगता है कि आप 5 साल से डिप्रेशन में हो, 10 साल से हो, तो डिस्थेमिया है, तो भी आप एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो और वो आपको रेगुलेट कर सकता है। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उतना लंबा आपको थेरेपीज़ में जाना पड़ेगा, और थेरेपीज़ को भी मेडिसिन की तरह टेपर डाउन करना पड़ता है, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है अपने थेरेपिस्ट की, राइट। हर हफ्ते आप उससे मिल रहे हो और आपको एक सेफ्टी मिल रही है, आपकी लिसनिंग मिल रही है, और उसके बाद आप टेपर डाउन करते हो अपनी थेरेपीज़ को। पहले हफ्ते में एक बार आ रहे थे, फिर आप 10 दिन में एक बार आने लगे, फिर आप 15 दिन में एक बार आने लगे। धीरे धीरे करके आप 6 महीने में, 3 महीने में एक बार अपने थेरेपिस्ट से जाओ और बात करो, ताकि आप अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाओ। यूरोप में बहुत कल्चर है थेरेपीज़ का, कि जब आप 13-14 साल के होते हो तो आपके पेरेंट्स आपको नहीं सलाह देते, बच्चे जो है थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। दे डू टॉक अबाउट देयर academics, they do talk about their sports, they do talk about their friends, they do talk about their relationship. यहाँ इंडिया में पेरेंट्स ही थेरेपिस्ट हैं, और पेरेंट्स के पास अपने खुद के एक्सपीरियंस कितने बुरे हैं ये तो हमें पता ही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा ना कि जेन जी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि थेरेपिस्ट की ज़रूरत है उन लोगों को, और वो बहुत जल्दी से आना शुरू कर देते हैं 13-14 साल के बच्चे। You spoke about people relying on their therapist. I've also heard about a concept where people fall in love with their therapist. ये भी मैंने, I think this is person Jordan Peterson. He spoke about it. Yes. There's a lot of times that women who I am, we do face, for sure we do face that. Okay. क्या होता है ना, जब आप थेरेपिस्ट से बात कर रहे हो, आपका थेरेपिस्ट आपके सामने बैठा हुआ है, आपकी बात सुन रहा है, 100% अटेंशन आपको दे रहा है, बहुत सारे लोग उसको अफेक्शन समझने लग जाते हैं, क्योंकि वो लिसनिंग उसको ना तो पार्टनर से मिली, ना उसको अपने कभी पेरेंट्स से मिले, और फ्रेंड्स को वो कभी बता नहीं पाए। तो बहुत सारे थेरेपिस्ट जो है ना, थेरेपिस्ट के साथ मेरे को याद आने लग गए कुछ तो बहुत सारे नंबर मांगने लग जाते हैं, कभी कभी नीचे खड़े हो जाते हैं कि मैडम की जब गाड़ी निकलेगी तब जाएंगे, और पीछे पीछे आना शुरू कर देते हैं, और गलती से भी हम नंबर नहीं दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अटेंशन उनको मिलती है, तो उनको अफेक्शन फील होता है, और बहुत प्रॉब्लम होती है इससे थेरेपिस्ट को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप तो अपना सिर्फ काम ही कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पे जहाँ रूम में बैठे हो ना, तो थेरेपिस्ट को रूम्स को डार्क रूम भी बोला जाता है, डार्क सिक्रेटिव रूम भी बोला जाता है, जहाँ पे आप अपनी सारी परतें खोलते हो एक थेरेपिस्ट के सामने। तो उसको लगता है अब इसको तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, अब ये मेरे को फिर भी सुन रही हैं, तो मेरे को तो ज़रूर पसंद करती होंगी। जबकि थेरेपिस्ट कभी अपने आप को ऐसा सैनिटाइज करके रखते हैं, ऐसा कंपार्टमेंटलाइजेशन करके रखते हैं कि वो कभी अटैच हो ही नहीं सकते अपने क्लाइंट से। और मैं यहाँ इसके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम नहीं अटैच होते भाई आप लोगों से, हम अपना काम 100% करते हैं। तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कंसिस्टेंटली मेरे को सुना है, मेरे बारे में जाना है, और मेरे को ठीक किया है, मैं कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया गया है सारे फैक्टर्स पे, मेरी लाइफ के एस्पेक्ट्स पे। तो और फीमेल, इसलिए और फीमेल थेरेपिस्ट ही होती हैं ज़्यादातर। तो मैंने कहा ना कि ज़्यादातर क्लाइंट मेरे मैन हैं, तो अटैचमेंट होना लाजमी सी बात है। वो सहानुभूति को जो है ना अफेक्शन समझने लग जाते हैं, जबकि हम तो इम्पैथेटिक होते हैं, सिंपैथेटिक नहीं होते हैं, इम्पैथेटिक होते हैं, फिर भी वो उनका इतना ज़्यादा माइंड काम नहीं करता है, वो अटैच फील करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। ओके, आपका वर्क फ्रॉम होम पे क्या टेक है कि लोग, क्योंकि वहाँ पे तो अपना पर्सनल और प्रोफेशनल बिल्कुल मिक्स करके बैठे हैं, तो हाउ डू यू लुक एट दैट? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली अगर आप रोज़ ऑफिस नहीं जा रहे तो हाइब्रिड मोड तो होना ही चाहिए। वर्क फ्रॉम होम से बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम भी आती हैं, बिकॉज सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। अगर आप बैठे हैं बहुत लंबे समय तक, 8 घंटे तक लगातार बैठ रहे हैं, तो आप 8 सिगरेट ही पी रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट है ही नहीं, राइट। लास्ट में तो हम ह्यूमन बीइंग है ना, बने तो हम चलने के लिए पैदा हुए थे, हम कंप्यूटर के सामने बैठने के लिए पैदा नहीं हुए थे।
इसकी वजह से बॉडी चेंजेस हो सकते हैं और फिजिकल चेंज के साथ साथ मेंटल चेंजेस आते हैं। और आपका जो ना, आप हर रोज़ जाते हैं, आप नए लोगों से मिलते हैं, रास्ते में लोगों से बात करते हैं, और अब जो है आप रूम में ही हैं, राइट, कोई कपड़े नहीं चेंज कर रहे हैं, नए लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो आइसोलेशन भी होता है, राइट। इसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है, आदमी स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठे हो और फिर उसी रूम में सो भी रहे हो, उसी रूम में कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हो, उसी रूम में आप खाना भी खा रहे हो, है ना, और आप ड्रेस भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है वर्क फ्रॉम होम करने से। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, उनको सजेशन ये है कि आप कहीं पे जाके बीच के पास जाके अपना रूम लेके अपना काम कर सकते हैं, या फिर आप पहाड़ों में जाके रह सकते हैं, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज होना बहुत ज़रूरी है, एनवायरमेंटल चेंज, एंड ट्राई टू अवॉइड वर्क फ्रॉम होम, मतलब हाइब्रिड मोड में या रेगुलर जॉब में जाना चाहिए लोगों को, ताकि वो लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। ओके, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज रूटीन फॉर अ पर्सन, बिकॉज आई थिंक ये हम रूटीन से भी टाई कर सकते हैं कि कई बार क्या हुआ है, जैसे वर्क फ्रॉम होम में मैंने देखा है लोगों की कॉल है 9:30 की, उठी वो 9:25 पे रहे हैं, वहीं पे लैपटॉप खोला और ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। सो डू यू थिंक रूटीन ऑल्सो हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन योर मेंटल हेल्थ? ऑफ कोर्स, देखो हमारी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, वो हमें इस तरह से नर्वस सिस्टम में डिज़ाइन की गई है, जैसे कि हम हर रोज़ जो भी डिसीज़न लेते हैं, जैसा भी हमारा रिलेशनशिप है, जो हमारी सेल्फ एस्टीम है, वो सब आती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से। तो जितना हम ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, जितना ज़्यादा हम एक्टिव रहेंगे बॉडी से, उतना ज़्यादा वो भी एक्टिव रहेगी, राइट। और मैंने आपको बताया कि एमिगाला हमें पहले से ही बता देती है, वो भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, कि क्या आपको परेशान करने वाला है, या फिर आपको वो पहले से इमोशनल अनसेफ्टी के बारे में बता देगी। तो ये सब चीज़ें हैं ना, हमारे मेंटल हेल्थ जो है इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ इज इक्वल टू मेंटल हेल्थ। और इसी से फिर हम थोड़ा सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ में आगे बात कर सकते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम जब थेरेपी के बारे में सुनते हैं इंडिया में, तो अभी मैं आपको अगर अपने नोशन बताऊं या अपने दोस्तों में बताऊं, सो माय वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज टेकिंग थेरेपी, एंड वी हैव सीन ओवर द past 1 year he has changed like massively. He had a love for dance, he's dancing now. He was relatively fat, now he has lost a lot of weight. His confidence speaks for himself. Matlab he's just a changed person now, and I'm very happy for him, right? But the one thing that we sit and he's like, yaar bahut na expensive hai, बहुत ही ज़्यादा थेरेपी एक्सपेंसिव है इंडिया में. So do people come to you and ask for discounts? Yes, people do ask for the discount, and I don't know who make them habitual of taking discount from the therapist, which is unfair, right? हम किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिशियन, डेंटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, हम किसी से भी नहीं मांगते हैं ना कि डिस्काउंट दे दो हमें. अब मुझे नहीं पता उनको क्या लगता है कि थेरेपिस्ट से डिस्काउंट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी थेरेपिस्ट बनते हैं जो 3-3 महीने के सर्टिफिकेट ले लेते हैं, कभी न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम के कोच बन गए, या फिर सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कर लिया, EMDR कर लिया. कोई भी सर्टिफिकेट कोच वाला इंसान भी अपने आप को थेरेपिस्ट बुलाता है. तो वो लोग क्या करते हैं, 500-700 रुपये में थेरेपिस्ट देते रहते हैं. अब हमारे जैसा इंसान जिसने PhD 5 साल में किया हो, 2 साल में MPhil किया हो, फिर MSc किया हो, ये सब करने के बाद अगर कोई इंसान थेरेपी दे रहा है और इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो वो अपना वर्थ तो जानता है ना. तो आप थेरेपीज एक्सपेंसिव हैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन सेंटर उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये समझना बहुत ज़रूरी. आई डू टेक थेरेपीज, आई गो फॉर थेरेपीज. तो मेरे तो जो थेरेपिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, आप सोच भी नहीं सकते. तो थेरेपिस्ट जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी से आप लेते हैं, तो जितने एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ आप बैठते हैं, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलता है थेरेपीज के थ्रू. और डायनामिक चेंज आते हैं आपके पर्सनैलिटी में, इमोशनल हेल्थ में, आपके फाइनेंस को, आपके सोशल हेल्थ को थेरेपिस्ट ठीक करने में हेल्प करते हैं 100%. ओके. एंड अगर किसी बंदे को एक थेरेपिस्ट चूज करना है, लाइक क्योंकि इट कैन बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन ऑल्सो ना, लाइक अगर आपने किसी ऐसे थेरेपिस्ट से बात कर ली हुज यू नो, जैसे आपने बताया कि 3 महीने 7 महीना कोर्स करके, हाँ, कई बार तो रेकी हीलर भी थेरेपिस्ट बन जाते हैं. टैरो कार्ड रीडर को भी मैंने थेरेपिस्ट लिखते हुए देखा है. ट्रस्ट मी, इन इंडिया इट इज हैपनिंग. और इन्फ्लुएंसर भी थेरेपिस्ट हैं. देखो, इन्फ्लुएंसर को मैं गलत नहीं कह रही, इन्फ्लुएंसर की बहुत अधिक महत्ता है हमारे इसमें, मतलब लाइफ में आज के टाइम में. पर आप अपने आप को थेरेपिस्ट नहीं कह सकते, और उनके ऊपर एक ना बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप थेरेपिस्ट यूज़ कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर होके, तो इन्फ्लुएंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये है कि वो जो बोल रहे हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी भाषा से, अपने विचारों से, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो जो बता रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, राइट. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. I told you that I do believe in manifestation. It is same, like what
what we are writing on a paper, what we are thinking, it is already happening, right? क्योंकि ब्रेन को रियलिटी पता ही नहीं है, उसको इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं पता है. अगर आपने अपने ब्रेन में इमेजिनेशन कर लिया कि मैं समर वेकेशन करने के लिए यूरोप जा रहा हूँ, राइट? तो उसके लिए आप हर रोज अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपका ब्रेन आपको कंपेल कर देगा वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता. आपने कभी तो सोचा होगा ना आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, और आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं. मैंने भी सोचा होगा कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई जर्नी विद द पॉडकास्ट, आई एम सिटिंग हियर. सो आपको, आई डू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, आई डू बिलीव इन मेडिटेशन, आई डोंट बिलीव इन मेडिकेशंस. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइसली पुट, राइट? ठीक है. व्हाट इज द करेक्ट वे टू मैनिफेस्ट दो आपके हिसाब से? सो एक फॉर्मूला होता है लाइक RHCM, राइट? और उस पर FTBA का फॉर्मूला लगता है. R मतलब रिलेशनशिप, H मतलब हेल्थ, C मतलब करियर, M मतलब मनी. आप कैसा रिलेशनशिप चाहते हैं, कैसे मनी चाहते हैं, कैसा करियर चाहते हैं, ये सब एक आप पेपर पे लिख लीजिए, राइट? और पर्टिकुलरली आप ऐसा कर लीजिए कि आप प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी है. इफ आई एम लुकिंग फॉर 100 CR business turnover, so I have to write it down, right? And I have to visualize that. So first I have affirm about it, like मेरे का ये affirmation है कि ये मैंने 100 CR लेना है या कमाना है, और ये मैंने affirm कर लिया ऑलरेडी, affirmation दे दी है, right? And then you start visualizing it. After visualization you will start manifesting it. The more you visualize it, the more you will have, right? And it will be 100% created as a manifestation. Manifestation last है, पहले affirmation है कि आप affirmed हो, you want this, you have this, and you have to think in the present moment. मान लो आपको Mercedes लेना है, तो you should start thinking about Mercedes. वो आपने येलो कार फॉर्मूला सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना. येलो कार मतलब अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे येलो कार दिखाई देनी चाहिए, तो आपको 1-2 दिन के अंदर ही येलो कार दिखाई दे जाएगी सड़क पे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आई वॉन्ट टू सी येलो कार, राइट? तो वही आपको मैनिफेस्टेशन के लिए पहले अफर्मेशन लिखनी है, देन आपको जो है विजुअलाइज करनी है, देन मैनिफेस्टेशन करना है. FTBA के फार्मूला का मतलब है पहले आपको फील करना है, यानी कि जो रिलेशनशिप के बारे में आपने लिखा है उसको पहले फील कीजिए. फील के बाद आप थॉट दीजिए. हम सोचते पहले थॉट आएगा फिर फील करेंगे, नहीं, पहले आपको फील करना है कि आप फील कर रहे हैं, फिर आपने थॉट दे दिया कि ये मेरे पास है, देन बिलीव सिस्टम. तो बिलीव इज इंपॉर्टेंट. आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को कितना बिलीव होना चाहिए कि यू आर इनटू मस्जिद, यू आर सिटिंग इन मस्जिद कार, राइट? और वट एवर कार यू वांटेड टू डिजायर, एंड देन यू हैव दैट एक्शन, देन यू विल स्टार्ट डूइंग एक्शन टूवर्ड्स इट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने भर से हो जाएगा, देन योर ब्रेन विल कंपेल यू टू डू सर्टेन एक्शंस टूवर्ड्स इट, एंड यू विल हैव दैट, right? And I have applied in this my life many times, and I have achieved many goals through this manifestation. Yeah. क्योंकि मैं ना एक और बात आपको ऐड करना चाहूँगी. मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारी दुनिया के लोग कंप्लेंट मोड में रहते हैं कि मेरे पापा नहीं थे इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरी मम्मी नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की, या मेरे स्कूल आसपास नहीं था तो मैंने ऐसा नहीं किया, या मैं ये जॉब करना चाहता था पर मेरे बॉस ख़राब थे. तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड में आप कौन सी लाइन में खड़ा होना चाहते हैं? आप कंप्लेंट वाली लाइन में खड़ा होना चाहते हैं या ग्रेटिट्यूड वाली लाइन में खड़ा होते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आप ग्रेटिट्यूड वाली लाइन में खड़ा होते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होता है. और आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं ना, तो जो आपके पास रहता है ना वो भी चला जाता है. ये मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा है कि आप कंप्लेन ही कर रहे हैं कि मेरे पापा की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी वाइफ की वजह से ऐसा हो रहा है, मेरे प्लानिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन दैट फियर के मोड में, है ना. यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ. तो आपका सबकॉन्शियस वही ले रहा है जो आप उसको बता रहे हो. मैं चाहती थी मेरी बेटी बाइकर बने और हम 19 की हो जाएगी तो हम बाइकिंग साथ में करेंगे. इट इज़ हैपनिंग. तो बहुत बड़े बड़े गोल्स भी लिखे हैं मैंने उसमें, और हो रहे हैं मेरे साथ. पॉडकास्ट भी उनमें से एक थे, और ये भी हो रहा है मेरे साथ. तो मैंने किया है, आप कर सकते हैं. आप लिख के आज रात को लिख लीजिए और आप देख लीजिएगा. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, अब हम ना एक चीज़ करेंगे विच इज़ फैक्ट वर्सेस मिथ. ठीक है, तो इंटरनेट पे कुछ कुछ फैक्ट्स और मिथ्स हैं. ठीक है, आप ये चीज़ें चलती हैं इंटरनेट पे, आप इसे डिबंक करो कि ये फैक्ट है या ये मिथ है.
ठीक है. सो पहला है कि थेरेपी इज ऑल्सो इक्वल टू लाइंग ऑन अ काउच एंड क्राइंग फॉर 1 hour. जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि मैं तो ट्रैवल करके आ गया, मेरी थेरेपी हो गई, मैं मूवी देखा अपने दोस्तों के साथ, ये मेरी थेरेपी है. वो एस्केप है, वो थेरेपी नहीं है पहली बात तो. क्योंकि ट्रैवलिंग करने से आप अंडरलाइन इश्यू पे काम नहीं कर रहे हैं, अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को स्टेबल नहीं, मतलब इमोशनल इमेच्योरिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, आपके इश्यूज पे काम नहीं हो रहा है. पर एस्केप मैकेनिज्म है कि थोड़े टाइम के बाद आपका पैटर्न सेम वही रहने वाला है, क्योंकि आपने अपने पैटर्न्स पे काम नहीं किया है. राइट, तो मैं नहीं मानती, ये मिथ है. ठीक है. ट्रैवलिंग गिव यू सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, कल्चरल रीडिंग, पर आपको जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं उनको उन पे काम नहीं कर सकते. थेरेपीज आर डिफरेंट, ट्रैवलिंग इज डिफरेंट एक्सपीरियंस. ठीक है. ओनली मेंटली वीक पीपल गो टू थेरेपी. नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल कम फॉर द थेरेपीज. मैं भी थेरेपीज जाती हूँ, मैंने आपको बताया. राइट, आपको पता है कि आपको कुछ बॉदर कर रहा है, आपके पार्टनर को कुछ बॉदर कर रहा है, या आपके बॉस को आपकी वजह से कुछ बॉदर कर रहा है, या मेरे जूनियर को मेरी वजह से कुछ बॉदर कर रहा है, मेरे बच्चे मेरी वजह से कुछ सफ़र कर रहे हैं, मेरी पर्सनालिटी, इमोशन, बिहेवियर आपको पता है. राइट, तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि यू आर अवेयर. तो फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकेंड इज एक्सेप्टेंस, थर्ड इज एक्शन. ओके. तो वो आदमी एक्शन तक तभी जाएगा जब वो स्ट्रॉन्ग होगा. अवेयरनेस होने के बाद, एक्सेप्टेंस होने के बाद भी लोग नहीं जाते हैं थेरेपीज के लिए, क्योंकि एक्शन लेना सबके बस की बात नहीं है. ओके. राइट, सो दिस इज आल्सो अ मिथ. ठीक है. Therapists can read minds. No, we cannot. But yes, we can read your eyes, we can read your actions, we can read your patterns, we can read your emotional issues while you were explaining yourself. Okay. It is not like that. बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा हमें बताओ, आप थेरेपिस्ट हो ना, आप हमें बताओ हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. So if you can read eyes and body language, what have you read about me? ये बताओ मेरे को. Yes, I can tell. Now I can tell. Okay, you are empathetic person, right? And you are a go-getter. You really have desires and dreams in your life, and you have some hidden feelings which you never wanted to show to anyone. And you are friendly person, right? This is what I can tell. ठीक है. Yeah. Nice, interesting. ठीक है. ठीक है. ठीक है. So this is also a myth कि therapists can read mind. नहीं, हम, मेरे को तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा मेरे को बताओ हमारे मन में क्या चल रहा है. अरे भाई, हम जादूगर नहीं है. मेरे को लगता है जादूगर भी नहीं बता पाएगा. ठीक है. ये लास्ट है. One therapy session can fix everything. No, not possible at all. Okay. 2-3 सेशन तो वेंटिंग में ही चले जाते हैं, और फिर 4th सेशन में हम असेसमेंट करते हैं, फिर आगे जाके हम थेरेपी शुरू करते हैं, हीलिंग शुरू करते हैं. तो यू नीड 3 months एवरी वीक इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन योरसेल्फ. ठीक है. मैंने ये क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूँ, जो भी गेस्ट आता है पॉडकास्ट पे, इससे मैंने हर बार पूछा. गिव मी 3 qualities that you have and you feel कि अगर ये मेरे में से निकाल दी जाए, then I am not Pankaja who is sitting here. Then it is someone else. First is discipline. ठीक है. I am very disciplined person. हाँ. ठीक है. I can't see myself sitting on a couch whole day and not doing anything. Second is consistency. Okay. मैं चाहे बीमार हूँ, चाहे घर में कोई गेस्ट है, कुछ भी है, मैं अपने काम पे 100% जाती हूँ. बहुत कम ऐसा होता है जब मैं अपने काम पे नहीं जाती हूँ. तो कंसिस्टेंसी. तो मैं डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस, ये सबको बोलती हूँ और अपने बच्चों को बोलती हूँ. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट पर्सन. तो अगर ऑनेस्टी है मेरे अंदर, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ. आप मेरे से 2 घंटा भी बात करेंगे, आपको पता लग जाएगा आई एम वेरी ऑनेस्ट. तो ये 3 क्वालिटी मेरे अंदर बहुत अच्छी हैं. ठीक है. और ये मेरे फादर ने इनकलकेट किया है मेरे अंदर. वेरी इंटरेस्टिंग. यस. सो यू हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर, you have a very good relationship with your father? Yes, very good. I have very thick family, and we are 6 sisters, 1 brother, and my father and mother is there. So we are very full of love and full of people. Very nice, very nice. ठीक है. जाने से पहले मुझे एक चीज़ और पूछना है, ये मेरे पता नहीं मेरे दिमाग में अभी आया. आपने पहले ना बात करी थी अबाउट नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप्स, राइट? Yes. What are a few traits of narcissism that people can identify in their relationship and then be like कि अच्छा इसको काम करने की ज़रूरत है. नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन ये है. सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ना, जब वो आपके पास आते हैं ना नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के लोग, वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि जैसे कोई पिक्चर में लड़का होता है ना, या पिक्चर में कोई लड़की होती है, जैसा आप चाहते हैं वो वैसा ही फील कराने लग जाएंगे. और धीरे धीरे आप बिल्कुल, आपको लगेगा कि ये ऐसा ही मैं कुछ ढूंढ रहा था और ऐसा ही मेरे को मिल गया, परफेक्शन मतलब. और दे स्टार्ट मिररिंग योर पर्सनैलिटी, कि आपको जो चाहिए ना
वही वो करेंगे। आपको लगेगा कि इसको तो मेरी सारी चीज़ें पता है, मैं कब उदास होता हूँ, कब मेरे को अच्छा लगता है, क्या मुझे खाना पसंद है। दे स्टार्ट मिररिंग यू, राइट। और वो बहुत चार्मर होते हैं, मैंने पहले भी बताया, राइट। एंड थर्ड इज दे आर वेरी गो गेटर, है ना। और आप फिर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। आपका डोपामिन कब हाई करना है उनको ये पता होता है, कब स्पाइक होते हो आपका, ये भी आपको पता है, उसको पता है, राइट। तो वो बहुत कंट्रोलिंग हो जाते हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट खराब आदमी होते हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, ओवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, मैलिग्निस्टिक नार्सिसिस्ट होते हैं। 5 तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं, पांचों अलग अलग तरीके से काम करते हैं रिलेशनशिप में। पर मैलिग्निस्टिक नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन पैदा कर देते हैं किसी के साथ भी, चाहे वो वुमेन है चाहे मैन है। मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे को एक केस याद आ रहा है कि एक मतलब वुमेन है, वो अपने हस्बैंड को ये पूछती है कि कहाँ पे जा रहे हो, लोकेशन भेजो। वो कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, वो उसको बोलेगी वीडियो कॉल करो। वो कहीं पे भी जाएगा उसकी लोकेशन ट्रैक करेगी, राइट। उसके जितने भी अकाउंट हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, चाहे उसका लिंक्डइन है, सबका पासवर्ड उसको चाहिए, ठीक है। और ऐसा नार्सिसिस्ट वुमेन भी कंट्रोल करती हैं और नार्सिसिस्ट मैन भी कंट्रोल करते हैं। दे हैव देयर ओन वेज। और जब आदमी इस रिलेशनशिप से बाहर निकलता है, उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। उसको लगता है कि इसके बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो मैं था सिर्फ उसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा विश्वास दिला दिया होता है कि अब तुम मेरे बिना देखो कैसे सर्वाइव करोगे। तो जब वो निकलते हैं तो बहुत ही ख़राब हालत में होते हैं, और उनको तो 100% थेरेपीज चाहिए होती हैं जो ऐसे रिलेशनशिप में रहे हुए होते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट वुमेन मेंटल हेल्थ and everyone is talking about children mental health, but no one is talking about men's mental health. They do cry in silent. They need shoulder to cry. They really need to express something what is going on in their mind. They have the pressure to provide their families, and they feel being vulnerable sometime, but they are not able to talk to someone around them because people will feel they are weak. So this is a message for all the men who is listening, that they have to talk what they are feeling, and they have the safe space, emotional safe space at mental wellness center or where they wanted to go. Very nice. But they need to go. So I'll just say this. So this is one of my maybe जैसे companies होती है ना, CSR initiatives. So that is something that I want to do, और मैंने इसके पहले बोला भी है. So during when I had passed school, I think I was in 11th 12th. So I was a lot into pornography and masturbating, ठीक है. So that was one of my addictions that I overcame, and I realized that over time in college and when I was working also, I realized कि यार ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है. This is a like मैं अपने एडिटर से बात कर रहा हूँ. सो यूजुअली एडिटर्स आर वेरी यंग, राइट. सो आई गिव देम अ स्पेस कि यार तुम भाई की तरह बात कर लो. सो वन ऑफ माई एडिटर्स शेयर्ड दिस. तो मैंने दूसरे को फोन करा, मैंने कहा भाई ये क्या, ये तेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है. एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट टॉक अबाउट, बिकॉज एक तो लड़कों को पता नहीं है किससे बात करें, ठीक है. अपने पेरेंट्स से बात कर नहीं सकते, गाली पड़ेगी. पेरेंट्स से तो बात करनी है, पर गाली पड़ती है ना, कैसे करें? नहीं पड़ेगी. अगर आप मानिए आप इस बात को, अगर आप पेरेंट्स से बात करते, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही बताना चाहिए. जैसे पीरियड्स के बारे में बच्चे को कौन बताता है? मदर ही बताती है ना. मदर बताती है कि बेटा ऐसे ऐसे होने वाला, अब तुम 11-12 साल के हो गए हो, तो माँ ही तो बताती है बच्चे को कि पीरियड्स आने वाले हैं, है ना, और ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी. तो एक पिता का फर्ज बनता है अपने बेटे को ही बताने का कि मास्टरबेशन करना, मास्टरबेट सब करते हैं, बट हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू यूज योर पावर इन समथिंग एल्स विच इज प्रोडक्टिव, मोर प्रोग्रेसिव, राइट. तो पेरेंट्स को बताना चाहिए. बच्चे को पेरेंट्स से पूछने से पहले पेरेंट्स को ही पता होना चाहिए कि मेरे को अपने बच्चे को ये बात बतानी है, वो 11-12 साल का हो गया है. मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट आए हैं जिन्होंने पेरेंट्स को बताया, पर पेरेंट्स ने कोई उसको तवज्जो ही नहीं दिया बात को, राइट. तो पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है कि वो शर्माते हैं इस बारे में बात करने के लिए. तो सेक्स के बारे में, मास्टरबेशन के बारे में, पोर्न एडिक्शन के बारे में, या फिर पीरियड्स के बारे में, सेफ सेक्स के बारे में, ये सब ज्ञान बच्चे को प्राथमिक पाठशाला यानी कि अपने घर से आना चाहिए. क्योंकि घर में बच्चा ज़्यादा समय स्पेंड करता है, 30% स्कूल में, 70% घर में. तो घर के माहौल का इम्पैक्ट बच्चे पे सबसे ज़्यादा पड़ता है. इट्स नॉट अबाउट योर सिंगल मदर, सिंगल फादर. इफ यू कैन बी इन अ फुल ऑफ फैमिली मेम्बर्स and still can feel unsafe, or still you can feel lonely, but you can be with a single mother or single father, but you can feel full of family or full of enthusiasm. Is depend on person to person who is handling the family, right. So that is what I was coming to, कि जब मैंने ये प्रॉब्लम देखी ना, आई वाज लाइक कि यार इस स्पेस में कभी आगे जाके कुछ काम करा जा सकता है, विच कैन बी
help to a lot of people. So I think people like you can help me. अगर मैं कुछ ऐसा initiative करता हूँ I would love to talk. Yeah. Again, my main motto is my main motto through this podcast as well, men's mental health. राइट और क्यों वो लोग चीट करते हैं, क्यों पॉर्न एडिक्शन में चले जाते हैं, क्यों वो मास्टरबेट करते हैं, क्यों वो करप्ट चीज़ें करना चाहते हैं, क्या उनको मतलब ये सब चीज़ें है ना, अगर उनके इस बारे में बात की जाए तो वो चीज़ कम होगी. यानी कि अगर घर में खुला पैसा पड़ा हुआ है तो बच्चे चोरी नहीं करेंगे, राइट. और जब आप बंद करके जाएंगे ना उस अलमीरा में जिसमें पैसे रखे, तो बच्चे उसको ज़रूर खोल के देखेंगे. क्यूरियोसिटी को किल तो करना ही नहीं आता ना हमारे पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा. पहले पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा, फिर बच्चे एजुकेट होंगे. Thank you so much, Pankaja. It Thank was you so lovely much. having you. If you are here, you probably need therapy. ठीक है, अगर तुम ये देख रहे हो, so you can reach out to Mental Wellness Center. The Thank link you is in so the much. description. Thank you so much for watching this. If you are from Pankaja's circle, please consider subscribing. If you are from my circle, They will do for please subscribe to Mental Wellness Center and Pankaja's Instagram. She'll help you out if you need help, and you probably do. So thank you so much. And subscribe. Best wishes for your venture. so much. And you are really a nice human being. Thank you so much. And being good human being is the best thing you could have. Thank you so much. That is what I try. Yeah. Thank you so much.